तो आज की वीडियो में यूसीएल मैच डे 5 में डिस्कस करेंगे बार्सा's विन ओवर पोर्तो, मैनचेस्टर सिटीज कमबैक अगेंस्ट लाइप्जिग एंड पीएसजी's ड्रॉ अगेंस्ट न्यूकासल। उसके बाद कवर करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 30-20 मैच को और कुछ रूमर्स की भी बात करेंगे अबाउट बुमराह, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या फ्रॉम मुंबई इंडियंस। सो लेट्स बिगिन। तो यार आज इतने ज़्यादा थ्रिलिंग मैचेस हमें देखने को मिले हैं एंड बहुत रेयर ऐसा होता है कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पे ही सेम डे पे इतने सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिल जाएं। राइट। तो चाहे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 30-20 हो, चाहे वो यूसीएल के वो मैचेस हो जो हम कवर करेंगे, चाहे वो आईपीएल से रिलेटेड कुछ न्यूज हो, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, काफी कुछ थ्रिलिंग चीजें थी एंड सबको कवर करेंगे डिटेल में। लेट्स स्टार्ट विद यूसीएल टुडे। पीएसजी के मैच से बात करते हैं, प्रॉब्ली सबसे कंट्रोवर्शियल चीज जो Exactly, है राइट। तो उसी से शुरू करते हैं। भाई क्या हुआ इस मैच में? एक तो जब मैं मैच कवर करने वाला था तो लाइक बेसिकली जब आप दो मैचेस साथ में देख रहे होते हो तो आपका कहीं ना कहीं एक मैच पे थोड़ा सा ध्यान होता ही होता है। तो आई एम सो ग्लैड मैंने इस मैच पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इवन व्हेन सिटी वेंट डाउन 2-0 तो भी मुझे कहीं ना कहीं लगा था भाई ये कुछ ना कुछ करके वापस मैं भी देखा था सिटी का मैच साथ साथ, तो लग ही रहा था कि ये इनएविटेबल है। एंड द प्रॉब्लम इज कि जब 2-0 हुआ था तो मुझे लगा था कि यार शायद चांस है लाइप्जिग का, बट वो कमबैक कर ही लेते हैं। बट खैर अभी पीएसजी की बात करते हैं। सो पहली बात तो ये अपना पार्क द प्रिंस में मैच था एंड माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ था। अगेन फैंस ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट लेके आए थे। कुछ ऐसा रूमर क्या मतलब, एक मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी, उसमें दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई हुई है फैंस के बीच में। अंदर है कहाँ ये मुझे नहीं पता, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन द गेम जो कवर कर रहा था मैं। बट ऐसा कुछ देखने में आया था, वो अपना वो जो लालटेन नहीं होती क्या कहते हैं उसको, उसको उठा के फेंक रहे थे न्यूकासल फैंस के ऊपर। पागल तो है ही थोड़े वो फैंस अपने पीएसजी वाले, तो क्या एक्सपेक्ट करें उनसे। बट खैर लाइनअप की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि क्यों पीएसजी वर हेविली द फेवरेट्स। नॉट ओनली कि उनकी टीम बहुत अच्छी है एंड होम एडवांटेज था, न्यूकासल इज प्रॉब्ली द वर्स्ट हिट टीम राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ इंजरीज पूरे अक्रॉस यूरोप। उनके कुछ 10-11 प्लेयर्स इस टाइम पे इंजर्ड हैं पूरी स्क्वाड में से। इंटरनेशनल ब्रेक के वैसे ओवरऑल नहीं, ओवरऑल पहले से होने लग गया था। इनफैक्ट एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था अभी रिसेंटली जब न्यूकासल अपने होम मैच हार गई थी कोई प्रीमियर लीग में एंड फैंस ने थोड़ा चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था एंड ट्रिपियर वाज द गाय हु वेंट टुवर्ड्स द फैंस एंड चिल्लाने लगा, डू यू नो हाउ मेनी इंजरीज वी हैव गॉट। अच्छा, ये चिल्लाने लग गया था। तो बहुत ज़्यादा गंदी हिट है इस टाइम पे न्यूकासल एंड प्रॉब्ली एक वर्स्ट टाइम पे मैच आया था उनका न्यूकासल का। बट द गुड थिंग दैट दे हैड वाज कि अपना लास्ट मैच वो लोग चेल्सी से 4-1 जीत के आए थे। राइट। तो एक थोड़ा मोरल बूस्टर तो था ही, वो कुछ भी कह ले हम लोग। एंड इस टाइम पे लॉन्ग स्टाफ जैसा मिडफील्डर जो कि उनका रेगुलर स्टार्टर होता है, टोनाली जो है वो बैन हो चुका है 10 महीनों के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे जो इस टाइम पे अवेलेबल थे ही नहीं स्क्वाड के अंदर एंड फर्स्ट टीम में भी ऑब्वियसली। एज फॉर पीएसजी, डोनारूमा खेल रहा था, उसने भी काफ़ी एक हाउलर चीज़ करी है यहाँ पे फिर से। अच्छा। एंड हकीमी खेलता है, स्क्रीनियर खेलता है, डेनिलो पेरेरा खेलता है सेंटर बैक, लूकास हर्नांडेज खेलता है लेफ्ट बैक। नाउ व्हाई डेनिलो पेरेरा वाज स्टार्टिंग एज अ सेंटर बैक, दैट इज बिकॉज मार्किनो वाज इंजर्ड। ये तो हमने मेसी के टाइम पे भी काफी बार देखा था, राइट, कि पीछे आता मेकशिफ्ट। एंड 4-3-3 था, तो जो 3 मैन की मिडफील्ड होती है उसमें फाबियन रुइज होता है, उगारते होता है और कैंगन ली होता है एंड अपना आगे डेम्बेले, मुआनी और अपना एम्बापे। हाउ इज फाबियन रुइज पेसिंग अप विद पीएसजी? बिकॉज लास्ट सीजन जब मेसी था तब मैं भी देखता था, he was absolutely crap in that moment. I think इस मैच में थोड़ा बेटर खेला था, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि we could have gone with, we क्यों कह रहा हूँ मैं, they could have gone with विटीनिया, क्योंकि आपको पता न्यूकासल थोड़ी इंजरी रिडन साइड है इस टाइम पे एंड आपके होम मैच है तो आप थोड़ा डोमिनेट कर सकते हो एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू डोमिनेट द मैच, काइंड ऑफ पास द बॉल अराउंड, एक पोजीशन मेंटेन रखना है, तो विटीनिया इज द गो टू गाय फॉर देम। एंड इस साल लीग 1 में भी उसका फॉर्म काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग एज वेल। उसने 12 मैच में 3 गोल मार चुका ऑलरेडी। अच्छा। सो एक वो गोल स्कोरिंग आउटपुट भी प्रोवाइड करता है जो कि फाबियन रुइज आई डोंट थिंक करता है इस टाइम पे। फाबियन रुइज का जब से वो सीरिया छोड़ के गया था उससे डाउनफॉल हो रहा है। एग्जैक्टली। बट नाउ कमिंग टू द फर्स्ट हाफ, आई थिंक ऑल ओवर द गेम, नॉट जस्ट द फर्स्ट हाफ, स्टार्ट बहुत अच्छी रही है इवन फर्स्ट हाफ में भी, सेकंड हाफ में भी, एंड पोजीशन पूरा डोमिनेट करके रखा है पीएसजी ने भी। फर्स्ट हाफ में भी काफ़ी अच्छा डोमिनेशन देखने को मिला था पीएसजी की तरफ से एंड आई वुड से कि द गुड थिंग दैट दे हैव एंड जो लुइस एनरिके फॉलो करता है अपने पीएसजी वाली साइड में, दैट इज़ कि वो जो पेस है फ्रंट थ्री की, कोलुमानी की, एम्बापे की और डेम्बेले की, वो इतनी अच्छा यूज करता है उस पेस को टू बिल्ड ऑन द अटैक। एंड यहाँ पे अगेन आई विल कॉल आउट डेम्बेले, क्योंकि थ्रू आउट द गेम, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में तो चलो मैं तब भी उसको थोड़ा ऐसे माफ कर सकते हैं क्योंकि
he did create some chances, he did look threatening. But by the time the game came to an end, इतने सारे उसने टैप इन मिसेस करे हैं, इतनी easily ये गेम कुछ 4-1 5-1 की स्कोर लाइन हो सकती थी PSG के लिए. इतना ज़्यादा easy chances मिस करे. एंड अगेन डेम्बेले वुड बी द गाय जो कि आपको कितना भी कह लो थ्रेटनिंग है, बहुत चांसेस क्रिएट करता है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर सिंपल टैप-इन्स, इनफैक्ट आपको अच्छे गोल भी मारने चाहिए वैसे तो, बट अगर आप टैप-इन्स भी मिस कर रहे हो इतने क्रूशल गेम में, दैट जस्ट टेल्स यू कि क्यों अल्टीमेटली बारसा फैंस भी कायदे से खुशी होंगे भाई कि डेम्बेले चला जा चुका है. हाँ, एंड मतलब मुझे भी जितना देखने को मिला है लुइस एनरिके के PSG को, आई हैव ऑल्सो नोटिस दिस पैटर्न कि ये लोग एक तो भाई सिंपल 4-3-3 खिलाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, एंड जो ट्रांजिशंस है ना वो बहुत क्विक होते हैं फ्रॉम डिफेंस टू द अटैक. ये हमने काइंड ऑफ अपना बार्सिलोना वाला जो ट्रेबल विनिंग जो टीम थी इनकी, उस टाइम पे भी चीज़ देखी थी. एंड इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जो दोनों विंगर्स होंगे, चाहे वो एम्बापे हो चाहे वो डेम्बेले हो, दोनों को काफ़ी चांसेस मिलेंगे टू एटलीस्ट क्रिएट और स्कोर समथिंग. एंड उसके बाद भी डेम्बेले का पेनल्टी शायद सिर्फ एक ही गोल है इस पूरे सीजन में. हाँ शायद एक ही गोल है. मतलब गोज ऑन टू शो लुइस एनरिके ने पता नहीं क्यों भी फिर से बोला है he is the most I think threatening footballer in the world right now, या पता नहीं क्या बोला है, most flamboyant पता नहीं क्या बोला ऐसे करके कुछ, बट कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहा है. एंड इन द वर्ल्ड का मतलब टैग है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड उस चीज़ में, वो उस पर्टिकुलर ट्रेट में. तुम क्या सोच के बोल रहे हो ये सब यार, आई डोंट अंडरस्टैंड. आई थिंक PSG की एक चीज़ जो मुझे बेटर लगी वो ये कि उनकी प्रेसिंग एज अ होल टीम बेटर हो गई है. दैट इंक्लूड्स एम्बापे एज वेल. वो बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करता, बट थोड़ा बहुत प्रेस उसने भी करना स्टार्ट कर दिया है. दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले उसने हैट्रिक मारी थी किसी मैच में, एंड देन लुइस के एनरिके केम आउट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने कहा कि आई एम नॉट रियली हैप्पी विद एम्बापे. ये खुल के उसने आके बोल दी थी चीज़. तो आई थिंक थोड़ा बहुत गेम अप करना पड़ा एम्बापे को भी, एंड वो एज अ टीम बेटर हो जाती है धीरे धीरे करके. ऑल्दो इन सेइंग दैट न्यूकासल वाज नॉट सिटिंग बैक, ये चीज़ अच्छी थी, क्योंकि अभी चेल्सी वाला मैच वो लोग 4-1 जीते, बट दैट वाज द फर्स्ट गेम इन अ स्पैन ऑफ 3-4 गेम्स जब उन्होंने अटैक करा जाके. क्योंकि इतनी इंजरीज होती है तो आप नेचुरली थोड़ा डिफेंसिव शेप में आ जाते हो, एंड डिफेंड करना प्रायोरिटी होती है आपकी. तो यहाँ पर उन्होंने अटैक करे, दे वर नॉट सिटिंग बैक, दे वर प्लेइंग ऑन द काउंटर. बेसिकली उनका प्लान ये था कि आप लॉन्ग बॉल डाल दो, और उनके जो तीनों मिडफील्डर्स थे सारे 6 फुट के ऊपर के थे. तो देयर प्लान वाज टू विन द सेकंड बॉल एंड देन अटैक. आपने बॉल आगे मार दी, शायद PSG किसी बंदे ने हेडर ले लिया, पर जो सेकंड बॉल गिरी जहाँ पे वो आपने ले ली, एंड वहाँ से आप अटैक बिल्ड कर रहे हो. तो आई थिंक इट वॉज अ स्मार्ट प्लान, एंड उस टाइम पे काम कर भी रहा था, क्योंकि इट वॉज नॉट लाइक कि न्यूकासल एकदम डेड लग रही थी. इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि 12th मिनट पे एक बहुत ही अच्छा चांस बनता है. आइसैक का चांस होता है, न्यूकासल के जो स्ट्राइकर है जिनको नहीं पता, एकदम टैप इन चांस होता है, पर वो मिस कर देता है वो, एंड दैट कुड हैव बीन कन्वर्टेड. एंड अगेन गेम के एंड में ये लगता है कि अगर ये टैप इन स्कोर हो जाते तो बहुत बेटर सिचुएशन होती है. पर वही है ना, लक काइंड ऑफ इवन्स आउट अक्रॉस बोथ द टीम्स, बिकॉज अगर डेम्बेले ने भी इतने टैप इन्स मिस करे हैं तो वो PSG भी वैसे सोच सकती है. हाँ, एंड आई थिंक एक जो बहुत ही अच्छा चांस बना था फर्स्ट हाफ में वो एम्बापे की तरफ से था, जब हकीमी एक बहुत अच्छी रन निकालता है राइट विंग पे. हकीमी भाई राइट बैक में तो उसका अटैकिंग वाइज सो देयर इज लिटरली नो कंपटीशन इस टाइम पे. वैसे अब कैंसिलो आ चुका है, वो तो कैंसिलो इस बार लेफ्ट बैक खेलता है. हाँ, तो वो भी डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली. बट वो क्रॉस डालता है, लो क्रॉस, एंड एम्बापे अपना एक चीकी सा बैक हील निकालने का ट्राई करता है, एंड वो ऑलमोस्ट नटमैग हो जाता है कीपर का, बट अल्टीमेटली सेव हो जाता है. एंड देन फिर 25th मिनट पे आइसैक का गोल आता है. इसमें आई विल हैव टू गिव क्रेडिट टू लिवरामेंटो. लेफ्ट बैक है, वो इतना आगे चढ़ा हुआ था, एंड वो प्रॉपर 5-6 लोगों से उसने ड्रिबल किया है जस्ट आउटसाइड द बॉक्स. एक हॉरिजॉन्टल ड्रिबल था, बट काफी अच्छा ड्रिबल करा उसने. वेयर वाज हकीमी इन दैट? अगर लेफ्ट विंग की बात है, ये तो वो लेफ्ट बैक पे था ना, ये तो लेफ्ट बैक है अपना लिवरामेंटो, तो राइट बैक फेस कर रहा होगा ना उसका. अच्छा, हकीमी तो राइट बैक किया. आई थिंक वो उसी साइड पे ही था, बट द पॉइंट इज कि वो विजिबल नहीं था उस टाइम पे. नहीं विजिबल था, बट द पॉइंट इज कि उसने बेसिकली हाफ लाइन के बाद से कट इन करना स्टार्ट कर दिया था. अच्छा. तो आई डोंट थिंक हकीमी को गलती थी ऐसी. हाँ राइट. तो वो पूरा अंदर से कट करके निकालता है, एंड फिर एक ले ऑफ डालता है टू एल्मिरोन. वो कर्लर मारता है आउटसाइड द बॉक्स से, एंड बहुत सिंपल से वो था, क्योंकि कुछ पावर नहीं थी उसके अंदर, बट डोनारुमा था. एंड डोनारुमा पता नहीं क्या करता है, वो बॉल फेंकता है, क्या करता है, मतलब पकड़ नहीं पाता, अल्टीमेटली स्पिल ऑफ कर देता है. वहाँ पे आइसैक होता है बहुत सिंपल सा टैप इन मारने के लिए. अच्छा. तो प्राइम डोनारुमा, ये चीज़ हमने थ्रू आउट द सीजन देखी थी जब मेसी नेमार एम्बापे साथ में खेल रहे थे, कि कितना भी कह लो डोनारुमा भी आफ्टर लीविंग AC मिलान ही हैज नॉट बीन द सेम गाय. मतलब यू कुड से यूरोस जब 2020 यूरोस उसके बाद से. हाँ राइट एग्जैक्टली. बट हाँ भाई, बहुत रुकी मिस्टेक थी डोनारुमा से, एंड यू डोंट रियली एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइक वन थिंग आई हैव टू गिव क्रेडिट टू न्यूकासल, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट द गेम अपनी इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं होनी थी बिल्कुल. ऐसा नहीं था कि लाइक
इस गोल के बाद पीएसजी और अटैक करने लग गई थी एंड न्यूकासल नेचुरली थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट में आ गई थी क्योंकि दे वर थिंकिंग कि यार बहुत मुश्किल है, हमने एक और गोल मार दें यहाँ से, तो लेट्स जस्ट काइंड ऑफ स्टे डिफेंसिव एंड उसके बाद भी चांस बन जाएगा तो बन जाएगा। एंड पीएसजी ने एकदम चोक करके रखा था न्यूकासल को, बट क्रेडिट टू देम कि वो लोग कितने अच्छे ब्लॉक्स कर रहे थे एंड कितना ज़्यादा अच्छा वर्क रेट उन्हें प्रोवाइड किया एज ए टीम। ये हम लोग देखते हैं एडी हाउ की टीम में दिखती है ये चीज़ देखने को। एंड ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि स्टैट्स क्या थे, तो पीएसजी ने 14 शॉट ले लिए थे फर्स्ट हाफ में, जिसमें से सिर्फ 3 ऑन टारगेट थे एंड न्यूकासल ने 3 शॉट टोटल लिए थे और सिर्फ 2 ऑन टारगेट थे एंड 2 में से 1 गोल भी हो गया था। तो पीएसजी हाँ पोजीशन काफी था, शॉट्स भी काफी थे, बट दे कुड हैव टेस्टेड द कीपर मोर एंड आई थिंक चांस भी मतलब एक गोल तो एटलीस्ट आ ही सकता था। मतलब वही है ना, ये जो फ्रंट थ्री के लोग बहुत ज्यादा हाइप करते हैं इस फ्रंट थ्री को, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फिनिशिंग के नाम पे ये फ्रंट थ्री ऑन पेपर नाम बहुत बड़े, लेकिन वो होता है नाम बड़े दर्शन छोटे। ये लिटरली सीन है पीएसजी के फ्रंट थ्री का, चाहे वो इवन एम्बापे, बिकॉज एम्बापे हैज अ नैक ऑफ स्पिलिंग ओवर वेरी इजी चांसेस। तो पता नहीं यार, मतलब वही है, देयर इज वन थिंग इन हैविंग पोजेशन एंड क्रिएटिंग सो मेनी चांसेस, बट इट इज ऑफ नो यूज अगर आप उसको कन्वर्ट ही ना कर पाओ। एंड मोस्ट लाइकली इसी चीज के चलते हुए, आई एम अज्यूमिंग, अभी सेकंड हाफ का पता चलेगा तुम बताओगे तो, बट आई एम अज्यूमिंग कि इसी के चलते हुए आज ये लोग ऑलमोस्ट हार ही गए थे। राइट। एंड सेकंड हाफ में भी एज आई सेड बिफोर कि उनका डोमिनेशन और ज़्यादा अच्छा हो गया पीएसजी का एंड न्यूकासल थोड़े बैकफुट पे आ गई, जो कि आई थिंक वाज अ वेरी स्मार्ट अप्रोच। कुछ मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा न्यूकासल को, क्योंकि आप अवे फ्रॉम होम हो, इतनी इंजरीज हो रखी हैं, जो साइड आपने खिलाई है इट इज़ स्मार्ट कि आप लोग 1 गोल मारो फिर सेट बैक करो, जो कि ऑलमोस्ट उन्होंने एक विन निकाली ली थी अल्टीमेटली। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि लुइस एनरिके कुछ इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशंस करता है। पहली बात तो कोलुमुआनी वो निकाल देता है इन द 62nd मिनट एंड उसकी जगह वो गोंसालो रामोस नहीं लाता, एक विंगर ही ले आता है। 21 ईयर्स का कोई फ्रांस का विंगर है, उसका भी नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं था, उसका नाम ब्रैडली बारकोला है। इसका भी नाम मैंने कभी सुना नहीं था, बट आई थिंक द ओनली रीजन ही कुड हैव चोजन हिम अहेड ऑफ गोंसालो रामोस इज बिकॉज कि वो भी एक कायदे से विंगर ही है एंड थोड़ी डायमेंशन अलग प्रोवाइड करता है। तो एम्बापे सेंटर फॉरवर्ड? हाँ नहीं वही था, ब्रैडली बारकोला ही था। अच्छा, वो सेंटर फॉरवर्ड ही है। हाँ राइट। बट मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि गोंसालो रामोस आपने 60 समथिंग मिलियन में लिया है, अगर आप सेकंड चॉइस में भी उसको नहीं लेके आ रहे हो इतने इंपॉर्टेंट मैच में, तो फिर क्या ही मतलब है। एंड इट्स नॉट लाइक ही हैज बीन परफॉर्मिंग बैड, जब चांस मिला तो उसने अच्छा खेला ही खेला है। एंड उसके बाद वो विटिनिया भी ले आता है इन फॉर उगारते। आई थिंक ये थोड़ा अटैकिंग सब था, थोड़ा डेस्परेट हो रहा था लुइस एनरिके एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे इतना कंट्रोल था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई भी नहीं उनको इस चीज़ में। फिर पीएसजी का एक 66 मिनट में एक चांस बनता है बहुत तगड़ा, एम्बापे राइट विंग पे आ गया था बीच बीच में, लाइक वो शिफ्ट करता रहता है राइट विंग पे, वो बॉक्स के अंदर ड्रिबल करता है 1-2 लोगों से और उसके बाद 6 यार्ड बॉक्स में एक बहुत ही धीमी सी बॉल डालता है जिसको सिंपल टैप इन करना था डेम्बेले को, बट वो नहीं करता। इनफैक्ट वैसे उसको भी क्या ही बोले, बहुत अच्छा सेव था इनफैक्ट निक पोप के द्वारा, काफ़ी अच्छा सेव था एंड उसके चलते डेम्बेले गोल नहीं मार पाता वहाँ पे। एंड कुछ बीच में मैचेस में पेंच आउट्स थी काफ़ी सारी पीएसजी की, 2-3 बार ऐसा हुआ था एंड क्राउड भी बहुत चिल्लाने लग गई थी, बट वो ऑब्वियसली पेनल्टी नहीं थी एंड जो रेफरी था वो बिल्कुल इंटिमिडेटेड लग नहीं रहा था क्राउड से, क्योंकि यूजुअली ऐसे हो जाता है कि रेफरी थोड़ा इंटिमिडेट हो जाता है क्राउड से। एंड तब आई रिमेंबर बहुत कम, लाइक ब्रो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में जितनी वीडियोस है बहुत कम ऐसा हुआ है जब हमने किसी मैच में बोला कि बहुत अच्छी रेफरिंग थी यार। दिस वॉज वन ऑफ दोज गेम्स जहाँ पे रेफरिंग बहुत अच्छी हो रही थी। इनफैक्ट कमेंटेटर्स तक ये चीज़ कह रहे थे कि मानना पड़ेगा एंड ये बड़े गेम्स में रेफरिंग कर चुका है इसलिए ये चीज़ कर पा रहा है अभी यहाँ पे। एंड लग रहा था कि भाई हाँ दिस इज अ नो नॉनसेंस रेफरी, अगर होगा तो ये देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो वहाँ पे सही था कि उसने नहीं दी। उसके बाद एक लास्ट चांस और बनता है डेम्बेले का इनसाइड द 6 यार्ड बॉक्स, अगेन लास्ट 10 मिनट्स में बनता है पर वो मिस हो जाता है एंड फिर लास्ट 10 मिनट्स में अगेन वो सब्स्टिट्यूट भी करता है, असेंसियो ले आता है फॉर कैंगन ली, रामोस भी आ जाता है डेनिलो को हटा के, तो बेसिकली एक सेंटर बैक कम करके आपने एक अटैकर खिला दिया। तो दैट जस्ट शोस कि इतना डेस्परेट था उस टाइम पे लुइस एनरिके। फिर आते हैं कंट्रोवर्शियल चीज़ पे, क्योंकि चांसेस बहुत बने उनके पास पीएसजी के पास, बट अल्टीमेटली वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे। द कंट्रोवर्शियल थिंग इज 8 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था, 90+6 मिनट पे डेम्बेले कुछ क्रॉस डालने जा रहा होता है एंड न्यूकासल का डिफेंडर जो है वो बॉक्स के अंदर होता है, वो क्रॉस डालता है और उसके पहले तो छाती पे लगती है एकदम से, क्योंकि वो क्रॉस डालता है छाती पे लगती है और फिर नीचे आते हो उसकी एल्बो पे यहाँ पे टच होता है। उधर रिसीव कर रहा था या फिर लग गए? नहीं लगी रिसीव तो ऐसे क्या ही करेगा जस्ट सामने था उसके एल्बो पे लगती है फिर नीचे आती है एंड उस टाइम पे रेफरी ने कहा पेनल्टी नहीं है। फिर ऑब्वियसली वो उधर जाता है अपना मॉनिटर पे देखने वीआर पे
एंड सारे जितने भी कॉमेंटेटर्स थे सब कह रहे थे दिस इज नो वे पेनल्टी, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं, मतलब कहने को तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ऐसी पेनल्टीज दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दी गई हैं, बट द पॉइंट इज कि जब आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट हैंड पे नहीं होता, हैंड एल्बो जो भी कह लो, तो आपका जो बेसिकली क्या कहते हैं एडवांटेज है वो डिफेंडर को दी जाती है कि चलो डायरेक्टली पहले इस पे नहीं लगा था, अगर पहली हाथ पे लग जाती तो ऑब्वियसली पेनल्टी होती, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बट जब यहाँ पे पेनल्टी लगी, मतलब जब यहाँ पे छाती पे लगी उसके बाद हाथ पे लगी, उसके बाद जब वो पेनल्टी देता है तो कमेंटेटर्स इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे भाई उस टाइम पे, वो रॉबरी कहने लग गए थे। हाँ, इतना गुस्सा हुए थे। मे बी बाद में उन पे कुछ फाइन वाइन लग जाए इस चीज़ पे, अच्छा, बट वो रॉबरी कहने लग गए थे उस चीज़ पे। एंड आई एम सो आई टोटली अग्री विद दिस, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट वाज अ पेनल्टी भाई। मतलब देखो, क्योंकि हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स में काफ़ी यूसीएल के मैचेस कवर करें ऑफ लेट, चाहे वो यूनाइटेड के इतने सारे मैचेस हो जहाँ पे इतने सारे पेनल्टी शॉट्स मिलते हैं, हैरी मैगवायर के एंटीक्स होते हैं, एंड जैसे वो कोपेनहेगन और यूनाइटेड वाला ही मैच था जो, एंड हमने उसमें कहा, मतलब ये दोनों टीम्स के लिए कहा था उस टाइम पे कि बहुत सॉफ्ट पेनल्टीज थी, बट दिस इज हाउ मॉडर्न गेम इज, अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल आज के डेट में ऐसे खेला जाता है। तो मतलब बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों पे हम लोगों ने कवर करा है, एंड वी हैव समराइज्ड इट बाय सेइंग कि मॉडर्न फुटबॉल में यही होता है। तो कैन वी अप्लाई द सेम आर्ग्यूमेंट ऑन दिस इंस्टेंस एज वेल, या फिर तुम कह रहे हो कि फिर भी नहीं होना चाहिए था? नहीं, आई थिंक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग यूजुअली जितने भी ऐसे शाउट्स देखते हैं, जितने भी कॉन्ट्रोवर्सीज देखते हैं, वो ऐसी ही होती हैं कि आपने हाथ पे लग गई, किसी ने शूट मारी हाथ पे लग गई एकदम से, उसमें भी कायदे से तो डिफेंडर की गलती नहीं है, बट द पॉइंट इज कि वो रूल वैसा है उस टाइम पे। यहाँ पे तो हाथ पे लगी नहीं ना, पहले तो छाती पे लगी, तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट था ही हाथ नहीं। पे लगी तो हाथ क्या दूर था बॉडी से? इतना ऐसा था, मतलब नॉर्मली भागते भागते ऐसे था, छाती पे लगी, फिर एल्बो पे लगी, फिर नीचे आ गई। मतलब बेसिकली द पॉइंट इज कि जब हैंड पे लगती है डायरेक्ट तो इसलिए पेनल्टी दे दी जाती है क्योंकि बॉल जाती तो आपका ट्रैजेक्टरी कहीं और होती। यहाँ पे छाती पे लगी तो ट्रैजेक्टरी ऑलरेडी डाउन थी, फिर हाथ पे लगी है, इसलिए यूजुअली पेनल्टी नहीं दी जाती। दिस इज द रीजनिंग बिहाइंड दैट। तो आई थिंक कि यहाँ पे जैसी रेफरिंग इतनी अच्छी होती आई थी, पूरा कचड़ा कर दिया उस रेफरी ने एकदम एंड में आते आते, एंड एम्बापे को पेनल्टी मिलती है, ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू मिस इट। मैं ट्वीट करा था कि एम्बापे प्लेइंग द विलेन, वी हैव सीन दिस बिफोर। हाँ राइट, तो टॉप कॉर्नर मारता है, अच्छी फिनिश थी, बट वही है कि भाई उनको पॉइंट मिल गया वहाँ पे। एंड इसी के साथ अब जो नेक्स्ट मैचेस होने वाले हैं नेक्स्ट राउंड में, 6th राउंड में, जो बेसिकली PSG वर्सेस डॉर्टमुंड होगा, टेबल टॉपर्स वर्सेस सेकंड, एंड डॉर्टमुंड ने भी इस वक्त विन निकाल ली एक और, तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है वो। तो न्यूकासल वुड बी होपिंग कि PSG हार जाए, राइट, एंड न्यूकासल अपना मैच AC मिलान से जीत जाए, तो न्यूकासल स्टिल क्वालिफाई कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन PSG हारती है नहीं हारती, क्योंकि डॉर्टमुंड क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुकी, तो एक स्पॉट चला गया। एंड इस टाइम पे टेबल देखें, डॉर्टमुंड के 10 पॉइंट है, PSG के 7 पॉइंट है, फिर न्यूकासल और मिलान के 5-5 पॉइंट है। राइट, वैसे तो कायदे से आउटसाइड चांस न्यूकासल का भी है, सॉरी AC मिलान का भी है, बट उनका GD काफ़ी गंदा है, -6 समथिंग है। अच्छा, तो आई डोंट थिंक उनका चांस बन पाएगा। द ओनली चांस वुड बी, एंड न्यूकासल वुड फैंसी देमसेल्व्स अगेंस्ट AC मिलान अपने होम पे। हाँ, तो अगर वहाँ पे वो विन निकाल देते हैं, एंड बाय चांस, बाय गॉड्स ग्रेस, अगर भगवान फुटबॉलिंग देवता जिंदा है और PSG हार जाती है, तो न्यूकासल आगे पहुंच जाएगी। PSG का अवे गेम है, होम गेम है? PSG डॉर्टमुंड शायद अवे गेम है, अच्छा, तो मजा आएगा वही देखने में। राइट, बट डॉर्टमुंड PSG का हारना कंपलसरी है फॉर न्यूकासल? हाँ, मतलब यार वही लग रहा है PSG कुछ भी कर ही कर जाएगी। हाँ, ऐसा लग रहा है PSG सेकंड आ जाए, पता चले बारसा और PSG का राउंड ऑफ 16 हाँ भाई साहब, भाई बारसा की किस्मत खराब हो गया था। बट स्पीकिंग ऑफ दैट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू बार्सिलोनास गेम, जो कि पोर्तो के साथ था, होम गेम था, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम था, बिकॉज ये मैच जीते तो, क्योंकि हम जीते अब तो हम क्वालिफाई कर गए राउंड ऑफ 16 के लिए आफ्टर 2 लॉन्ग ईयर्स। अगर हार जाते, ऐसा नहीं कि क्वालिफाई नहीं कर सकते थे, आई थिंक लास्ट गेम एंटवर्प से शायद, हाँ वो तो जीत जाएंगे, जीते जाते, बट पॉइंट इसकी फर्स्ट पोजीशन चली जाती मोस्ट लाइकली। एंड फिर वही बात होती है कि राउंड ऑफ 16 में कोई अच्छा ऑपोजिशन मिलता और राउंड ऑफ 16 पे ही कहानी खत्म हो जाती। सो आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू विन दिस गेम, चाहे वो एक गोल से ही क्यों ना जीते हो, जो कि अल्टीमेटली मार्जिन भी एक गोल का ही रहा। एंड काफ़ी, मतलब मैं ना हार्ट अटैक नहीं, पैनिक अटैक टाइप का जो होता है ना, कि सारे बार्सा फैंस को आ गया होगा वो, राइट, बिकॉज जो लाइनअप थी ऑन पेपर कुछ था, लेकिन जो सिस्टम इम्प्लीमेंट करा हुआ था वो फिर से चेंज कर दिया था चार में। मतलब ऑन पेपर इट वॉज अ 4-3-3, बट इट वॉज अगेन अ 3-2-4-1, जो कि गॉर्डियोला की फॉर्मेशन होती है काइंड ऑफ सिटी वाली। वो हमने सोसिएडाड के अगेंस्ट देखी थी, एल क्लासिको में देखी थी, जितने बड़े गेम्स होते हैं
आउट ऑफ नो वेयर चाबी पूरे सीजन 4-3-3 खिला रहा होता है, एंड जब भी एकदम से कोई बड़ा गेम आता है आप एकदम से 3-2-4-1 में चेंज कर देते हो। एंड मैंने ट्वीट भी कहा था ये चीज़ कि आई थिंक इट इज़ काइंड ऑफ अनफेयर ऑन द प्लेयर्स पार्ट एज वेल टू एक्सपेक्ट कि वो लोग एकदम से नए रोल्स में परफॉर्म करके दे देंगे आपको, स्पेशली जब बहुत बड़ा गेम हो तो। बिकॉज कहने को पोर्तो है, पोर्चुगीज लीग की है, बारसा कहाँ ला लीगा में, बट रियलिटी थी कि काफ़ी तगड़ा गेम होने वाला था। जो पहला गेम भी था इनके बीच में वो जस्ट 1-0 ही हम लोग जीते थे, और कैसे जीते थे वो हमें ही पता है। राइट। तो एकदम से दोबारा बड़ा गेम अगर आपने 3-2-4-1 कर दिया, आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ दिस सिस्टम प्रोवाइडेड यू कैन इम्प्लीमेंट इट प्रॉपरली। हर कोई गॉर्डियोला नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अराहो, कुंडे और मार्टिनेज तीनों सेंटर बैक्स खेल रहे थे पीछे। राइट मिड पे इन लोगों ने रफीना को डाला हुआ था, और लेफ्ट मिड पे इस बार कैंसेलो को डाला हुआ था इंस्टेड ऑफ बाल्डे। आई थिंक ये भी वही बात थी कि रफीना ने इतना अच्छा परफॉर्म करके दिया रिसेंटली, एटलीस्ट कुछ स्पार्क दिखाता है वो अटैक में, एंड फिर से इस बार दिखाया उसने। तो यू कांट स्टार्ट कैंसेलो एंड रफीना बोथ इन दिस फॉर्मेशन ऑन द राइट साइड, तो कैंसेलो बाय डिफॉल्ट फिर लेफ्ट साइड पे जाएगा ही जाएगा। एंड बाल्डे थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी करा है लेफ्ट विंग पे आगे जाते वक्त, एंड कैंसेलो ने सिटी में लेफ्ट विंग पे खेला हुआ है। तो एवरीथिंग एडेड अप, एंड उसके चलते हुए रफीना राइट विंग पे आ गया एंड कैंसेलो लेफ्ट विंग पे आ गया। ओके। डबल पिवट था वहाँ पे गुंडोगान और डियोंग का, जिसमें से डियोंग वाज द प्राइमरी डीएमएफ जो कि ड्रॉप इन करेगा तीनों सेंटर बैक्स के बीच में अगर जरूरत पड़े तो। गुंडोगान के पास फ्रीडम था आगे जाने का, लेकिन बहुत लिमिटेड था, विच इज़ वाई आई थिंक उसका गेम बहुत अच्छा गया भी नहीं आज सच। उनके आगे जो दो अटैकिंग मिडफील्डर्स काइंड ऑफ तुम कह सकते हो, कैंसेलो फीलिक्स एंड अपना पेड्री, वो लोग विंग्स पे स्प्रेड कर सकते थे, वो लोग बीच में आके क्रिएट भी कर सकते थे, एंड अप टॉप ऑफ कोर्स लेवेंडोस्की होता था। तो ये था इनका सिस्टम 3-2-4-1 का। जब ये लोग पोजीशन में होते थे, आगे जा रहे होते थे, तो 3-2-4-1 का सिस्टम होता था। जब डिफेंस करने के लिए आ रहे होते थे तो कैंसेलो पीछे आ जाता था, डियोंग भी बीच में ड्रॉप इन कर जाता था डिफेंडर्स के, एंड बेसिकली लेवेंडोस्की को छोड़ के सभी लोग पीछे दिख रहे होते थे। बीच बीच में तो लेवेंडोस्की भी पीछे आया, तो तुम 5-4-1 कह लो, जो भी कहना कह लो, बट सब पीछे आ रहे थे। वर्क रेट वॉज वेरी गुड। बट यहाँ से हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। यार जो पहले के 5-10 मिनट थे उसमें मुझे एक चीज़ बेटर लगी इस बार। आई डोंट नो ये कैंसेलो रफीना के विंग्स पे होने की वजह से हुआ या क्या हुआ है, बिकॉज बाल्डे हैज़ बीन स्ट्रगलिंग अ बिट ऑन द लेफ्ट विंग एज आई सेड बिफोर। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अटैक्स था ना, अभी हमने कैसे 1-2 पॉडकास्ट से हम लोग रिसेंटली डिस्कस करते आ रहे हैं कि जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने कहा था कि सारा अटैक यमाल के थ्रू जा रहा था जब अपना रेओ वालेकानो के अगेंस्ट मैच था। तो इस बार आई सॉ अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अटैक्स बिटवीन बोथ द विंग्स। कुछ अटैक्स हमारे लेफ्ट विंग के थ्रू भी बन रहे थे, कुछ अटैक्स हमारे राइट विंग के थ्रू भी बन रहे थे, तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा था। एंड वही पोजीशन तो डोमिनेट कर ही रहे थे हम लोग, बट 15-20 मिनट होते ही ना वो पोर्तो गेम में काफ़ी ग्रो करना शुरू कर गई थी। एंड ऐसा भी नहीं था कि उससे पहले गेम में ग्रो कर ही नहीं रहे, अपने चांसेस वो क्रिएट करना चाह रहे थे। ऐसा नहीं था कि एकदम ही सिट बैक करे हुए, विच वॉज काइंड ऑफ एंटरटेनिंग बिकॉज थोड़ा ओपन गेम हमें देखने को मिला उसी के चलते, एकदम डेड गेम नहीं था एटलीस्ट। बट 25 मिनट के आसपास एक ऑफ साइड गोल आता है पोर्तो का, ठीक है, एंड वो थोड़ा सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं, फिर पता चलता है एकदम से कि ऑफ साइड है, हेडर था एक। बट जैसी आई थिंक इट वॉज अ पिवटल मोमेंट फॉर पोर्तो, बिकॉज जैसी वो गोल आया ना उसके अगले 5-10 मिनट तक फिर वो डोमिनेट कर रहे थे पोर्तो, मतलब वो फिर पोजेशन भी रखने लग गए थे बॉल का। एंड बारसा थोड़ी हेजिटेंट लग रही थी कि क्या हमें फिर से पहले कंसीड करना पड़ेगा। थोड़ा दे स्टार्टेड सिटिंग बैक एंड पोर्तो थोड़ा ग्रो करने लग गई गेम के अंदर, एंड दे वर स्टार्टिंग टू होल्ड द बॉल। पोर्तो इनिशियली ना अपने मैक्सिमम जो चांसेस थे वो लेफ्ट विंग से बना रही थी, जो कि बारसा का राइट विंग होता है। एंड फिर ऑल ऑफ अ सडन वी सी कि एक गोल आ जाता है। आई थिंक अराउंड द 29th मिनट आया था ये। इट वॉज अ रीबाउंड, बेसिकली वो इन्याकी पेना जो होता है वो सेव करने जा रहा होता है, और वो शॉट की पावर इतनी थी कि ही कुड नॉट ग्रैब इट, तो बॉल लग के डिफ्लेक्ट होती है एंड सामने दूसरा बंदा खड़ा होता है टैप इन मारने के लिए, एंड वो गोल हो जाता है। एंड वो उससे पहले के मतलब मैं 25 मिनट पे ऑफ साइड गोल आया और 29th मिनट पे ये फर्स्ट गोल आया पोर्तो का। ये जो 4 मिनट थे ना, यू कुड सेंस एज अ बारसा फैन की कुछ होने वाला गोल। वो एंटिसिपेशन रहता है दिमाग में कि क्योंकि वी हैव सीन दिस थ्रू आउट दिस सीजन। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं था कि हमने कंसीड कर लिया पहले। और अब बात यहाँ पे बस एक ही थी कि क्या हम इसका एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिटेलिएशन का दे सकते हैं, या फिर अब हम लोग अपने शेल में चले जाएंगे डर के कि भाई अब तो कंधे झुक गए कि कुछ नहीं कर सकते अब तो हम लोग।
थैंकफुली एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस आता है फ्रॉम कैंसेलो जस्ट 2 मिनट बाद, एंड आई थिंक वो लाइफ सेवर था बार्सिलोना के लिए, बिकॉज इतनी जल्दी विद इन 2 मिनट्स ही आ गया, तो पोर्तो भी थोड़ा सा एकदम होता ना कि अपना पंजा नहीं जमा पाई गेम के ऊपर, राइट, कि चलो अभी 4-5-10 मिनट हो चुके, गोल मारो है, अब हम राजा हैं, अब हम डोमिनेट कर सकते हैं। तुरंत 2 मिनट के बाद भी बार्सा ने इक्वलाइज कर दिया, तो पोर्तो भी थोड़ा अलर्ट मोड पे रही, ऐसे नहीं कि थोड़ा रिलैक्स करके बॉल अपने आप ही अपने अंदर वो हॉरिजॉन्टल पासिंग कर रहे हैं, बैक पासिंग कर रहे हैं, पेशेंटली गेम का टेम्पो डिक्टेट कर रहे हैं, फिर एक चांस ढूंढ रहे हैं, बार्सा को पीछे पुश कर रहे हैं, वो होने ही नहीं दिया, बिकॉज रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर कैंसेलो लेफ्ट विंग पे गोल भी काफी अच्छा था, ड्रिबलिंग करके आता है और टाइट एंगल से कर्लर मार देता है। वो जो डिफेंडर भी था, आई डोंट नो हिज नेम, बट वो लिटा दिया भाई डिफेंडर। एंड आई थिंक इसमें एडवांटेज भी था, मतलब आई होप पीपल डोंट कंपेयर दिस विद बाल्डे, बिकॉज बाल्डे लेफ्ट फुटेड है एंड कैंसेलो राइट फुटेड है, तो वो लेफ्ट बैक कह लो या लेफ्ट मिड कह लो, वो कहने को तो कैंसेलो ऑन पेपर वही था, बट ही वॉज एन इन्वर्टेड प्लेयर एसेंशियली। ओके, तो वो ही ऑलवेज हैज द एडवांटेज ऑफ कटिंग इन ऑन ए स्ट्रॉन्गर फुट, तो उसने राइट फुट से फिनिश करी अच्छी, बाल्डे कुड नॉट हैव डन दैट। एंड उसके बाद आई वुड से कि जहां गेम कायदे से पोर्तो को डोमिनेट करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा एंड टू एंड हो गया था, एंड बार्सिलोना वर इक्वली अप देयर। और यहाँ पे एक और चांस था जो कि मैं पॉइंट आउट करूंगा, रफीना को एक चांस मिला था जो कि यू कुड पॉसिबली से कि काइंड ऑफ एक ओपन गोल टाइप की सिचुएशन थी, बिकॉज कीपर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था अपने राइट साइड ऑफ द पोस्ट पे, क्योंकि वहाँ से कुछ एक्टिविटी हो रही थी, एंड 2-3 बार बॉल डिफ्लेक्ट होकर फिर रफीना के पास आती है, एंड एक सेक्शन ऑफ द गोल लेफ्ट साइड पे काफ़ी खाली पड़ा हुआ था। ओके, बट उसने वो मिस कर दिया, मतलब टारगेट पे ही नहीं थी वो जो उसने शॉट लिया। और तब मुझे मतलब वही थोड़े बहुत लगा कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि है तो ब्राजीलियन ही आके क्या ही कर सकते हैं। बट द पॉइंट वॉज कि स्टिल इन द फर्स्ट हाफ, एंड आई कंटिन्यू टू बी सरप्राइज, रफीनिया वॉज स्टिल क्रिएटिंग अ लॉट। ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि उस हर क्रिएशन का एंड प्रोडक्ट कुछ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, बट एट लीस्ट ही इज डूइंग समथिंग। और इसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट होगा यहाँ पे रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, ओके, इवन इन द फर्स्ट हाफ एंड इन द सेकेंड हाफ ऑल्सो, बिकॉज मुझे लिटरली पता है, मैं भूल गया था लेवेंडोव्स्की के बारे में फर्स्ट हाफ जब खत्म हो रहा था, तो कि अच्छा ये भी खेल रहा है, मैं लेजिट भूल गया था। फिर मैं कुछ ट्वीट कर रहा था, तो मैंने अपने फीड पे लेवेंडोव्स्की से रिलेटेड कोई ट्वीट देखा, तो मुझे याद आया अच्छा ये भी तो खेल रहा है। लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ था, राइट, बिकॉज आई कुड नॉट स्पॉट हिम भाई। कैंसेलो, रफीने, ये 2 विंगर्स थे, पेड्री, जॉ फिलिक्स, इन सब की प्रेजेंस मुझे ज्यादा दिख रही थी बॉक्स के अंदर एज कम्पेयर टू लेवेंडोव्स्की। हम हर पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन भाई, अब व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक हो गया, अब टाइम हो गया। इतने बैड रन ऑफ गेम्स, लाइक इतने सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि एक तो बहुत ही ज़्यादा घोस्टिंग वाली परफॉर्मेंस लेवेंडोव्स्की से एक्सपेक्टेड थी नहीं, क्योंकि आई नो वो आउट एंड आउट स्ट्राइकर है, बट बायर्न में भी जब भी उसे गोल नहीं आते थे, इट वॉज नॉट लाइक कि वो विजिबल नहीं होता था, एंड अगेन इट्स नॉट लाइक कि चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे बहुत ज़्यादा। अगर आप बॉक्स के अंदर खड़े हो तो इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कोई चांस आएगा ही नहीं आएगा। एंड कब तक ही हम लोग वो लिबर्टी दे सकते हैं कि चलो गोल नहीं आया, कोई बात नहीं, अगले मैच में आ जाएगा। यू आर सपोज टू बी वन ऑफ दोज लीडर्स इन दिस स्क्वाड, क्योंकि थोड़ी यंग स्क्वाड भी है, थोड़े यंग स्क्वाड ही है वैसे बेसिकली तो, एंड उसमें यू आर सपोज टू बी दैट गाय हु हैज़ वन द चैंपियंस लीग मल्टीपल टाइम्स, ट्रेबल विनर हो आप अल्टीमेटली। तो अगर आप लगातार इतने बैड रन ऑफ गेम्स में जा रहे हो, क्योंकि साल भर तो हो ही गया, अब दिसंबर आ गया, पिछले दिसंबर से चल रहा है, तो इट्स शॉकिंग भाई। एंड जब हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी ये चीज़ बोली थी, मैं फिर से यही कहूँगा कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में तो मे बी शायद नहीं होगा ये चीज़, बट समर में तो आई थिंक जेन्युइनली शायद कुछ रिप्लेसमेंट देखेगी बार्सिलोना। बैकअप, हाँ बैकअप या फिर एक फ्रंट लाइनर? नहीं, आई थिंक बैकअप देखेगी, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट कब तक का है? आई थिंक 1 साल और है शायद। हाँ, तो फिर तो आई थिंक बैकअप ही देखेंगे, बट आई थिंक देखना तो पक्का पड़ेगा भाई, क्योंकि कब तक ही आप ऐसे टॉलरेट कर सकते हो चीज़। एंड लेवेंडोव्स्की खुद भी, क्योंकि भाई ये तो विनर बंदा है, इसका इतना लंबा रन ऑफ फॉर्म इतना गंदा कैसे चल रहा है? एंड अल्टीमेटली अगर ये सीज़न पूरा ही ऐसा जाता है तो मतलब कह सकते लोग फेयर है या नहीं, अल्टीमेटली चीज़ बोलना, बट वो शाउट्स आएंगे कि इसने एक ही लीग में एक्सेल करा, अल्टीमेटली दूसरी लीग में आके एक्सेल नहीं करा। मतलब आई वोंट गो दैट फार, बट पॉइंट वही है कि मे बी वी कैन वेट
पेशेंटली फॉर दिस सीजन. द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज कि अगर हमने पेशेंटली वेट कर भी लिया इस सीजन के लिए, ये पेशेंटली वेट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है यूजुअली यंगस्टर्स के लिए होता है कि चलो 1-2 साल वेट कर लिया क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगले 7-8 साल ये बहुत अच्छा खेलने वाला है. लेवेंडोस्की के लिए पेशेंटली 1 साल वेट करके क्या मिलेगा हमें? एक और साल ऑफ गुड फुटबॉल. तो वो हमें सोचना पड़ेगा वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन. एंड बहुत अनफॉर्चुनेट भी एंड अनफेयर भी है टू अ प्लेयर हु इज इन हिज मिड 30s, बट इट इज क्रूअल एट द टॉप लेवल. सो आई होप, क्योंकि मैं बताऊं, मैं सेकेंड हाफ पे भी आता हूँ, इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्कोरिंग. सेकेंड हाफ में तो स्टार्ट होती विद इन सेकेंड्स फीलिक्स एक पोस्ट पे मारता है बहुत तगड़ा शॉट, एंड इट काइंड ऑफ सेंट अ सिग्नल. एंड यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा चावी को कि उसने पता नहीं क्या पेप टॉक दी थी हाफ टाइम पे, बिकॉज बार्सिलोना काफ़ी इंटेंट के साथ आई थी. ऑल्सो नोटिस शायद लोगों ने करा ना हो, लेकिन पोर्तो भी अपना इंटेंट काफ़ी दिखा रही थी स्टार्टिंग के, आई वुड से 15 मिनट के आसपास सेकेंड हाफ में, कि वो भी ट्राई कर रहे थे कि अच्छा बार्सा ने भी एक चांस क्रिएट करके बॉल फिनिश करी, अब हम भी एक चांस क्रिएट करके बॉल फिनिश करेंगे. तो काफ़ी एंड टू एंड चल रहा था until जो गोल आया 57th मिनट पे. वंस अगेन ब्रिलियंस बाय कैंसेलो. और वो काफ़ी एल्बा मेसी वाला गोल लगा मुझे. कटबैक करता है, जॉ फिलिक्स फर्स्ट टच पे प्लेस करके मार देता है फार पोस्ट पे. एंड सितंबर के बाद उसका ही पहला गोल आया बारसा से, तो सितंबर अक्टूबर 2-2.5 महीने हो गए. हाँ वो भाई साहब, तो काफ़ी टाइम हो गया था उसको भी स्कोर करे हुए. एंड कैंसेलो ने तो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी ही है. आई थिंक ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच एंड ही हैड अ स्टेलर गेम. फीलिक्स को मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक इट वॉज अ वेरी अंडररेटेड फिनिश. ये फिनिश हमने इतनी बार मेसी से देखी हुई है तो हमें लगता है बहुत आसान है, बट फर्स्ट टच पे प्लेस करना बिल्कुल आसान नहीं होता है. सेकेंडली, आई थिंक हिज ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट इन द गेम, I could see that he was at least trying to create something or create a difference essentially. चाहे वो चांस क्रिएशन या फिर गोल स्कोरिंग के थ्रू ना हो, बट अपने वर्क रेट से ही हो जाए, अपने टैकल्स के थ्रू ही हो जाए, अपने 1-2 पासेस के थ्रू ही हो जाए. तो वो थोड़ी फायर दिख रही थी मुझे कि हाँ अभी मेरी पोजीशन थोड़ी लाइन पे लगी हुई है, एंड अगर मैं अभी परफॉर्म नहीं करूँगा तो शायद एट द एंड ऑफ द समर मुझे वापस हेल में भेज दिया जाएगा वहीं पर जहाँ से मैं आया हूँ. सो आई हैव टू डू समथिंग. एंड वो चीज़, दैट healthy fiery competition is always very nice to see. Right. So Felix kind of benefited from that, I would say. Right wing pe Rafinha again had in my opinion he had a good game, because my expectation from Rafinha is कि वो थोड़ी सी menacing runs बनाएगा, थोड़े out of the box chances create करेगा. out of the box मतलब कि box के बाहर नहीं, out of the box मतलब कि सोच के हिसाब से unexpected chances, and score करने का काम लेवेंडोस्की करेगा. तो Rafinha for me he is doing the job. अगर वो गोल मार देता है इट इज अ बोनस फॉर मी. गोल मारने के लिए आपके पास फीलिक्स है, आपके पास लेवेंडोस्की है, उनकी जॉब है. आई थिंक रफीनिया बीइंग एन आउट एंड आउट विंगर, उससे एक्सपेक्टेशंस हमें सही रखनी ज़रूरी है. हाँ, वेस्टफुल फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, एंड जो कि उसने फर्स्ट सीजन में काफ़ी करा था इन माय ओपिनियन. इस सीजन आई सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद द इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ. 1-2 आई थिंक उसने फिर से वही आउट ऑफ नोवेयर जो होता है ना, आउट ऑफ द बॉक्स से एक कर्लर मार दिया नियर पोस्ट पे, ट्राई करा था उसने, एंड वो कीपर को थोड़ा टेस्ट कर रहा था यू कुड से. राइट. और कुछ शॉट्स ना दे आर मेंट टू बी टेस्टेड, वो गोल मारने के लिए नहीं होते हैं, कभी कीपर को जगाने के लिए होते हैं बस. तो वो काम रफीना अच्छे से कर रहा था इन माय ओपिनियन. बट लेवेंडोस्की की बात करते हैं, बिकॉज सेकेंड हाफ में ना आई सॉ अ बिट मोर ऑफ हिम. एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा देख पा रहे हो किसी प्लेयर को, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है टू मेक हिमसेल्फ सीन इन अ गुड वे. बट वो और बुरा ही करा उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए इन माय ओपिनियन, क्योंकि मैंने देखा कि कैसे बॉल उसके पास अगर आ भी रही है, जो होता है ना बॉल को शील्ड करना एज अ सेंटर फॉरवर्ड का और क्या काम है. बॉल को शील्ड करो, आपके पास डिफेंडर्स पीछे से चढ़ने आ रहे हैं, आपने बॉल को प्रोटेक्ट करा और फिर कहीं ले ऑफ कर दिया, किसी और को पास कर दिया. वो शील्ड नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी बॉल. आई डोंट नो, क्योंकि फिजिकली ही इज सपोज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, कॉन्फिडेंस कम है क्या है. ऐसा लगता है कि ही इज मोर लाइकली टू फॉल ऑफ दैन शील्डिंग द बॉल. एंड जब बॉल आ भी रही है तो टू मेक दैट करेक्ट डिसीजन कि किसको पास करना है, आई थिंक वो भी थोड़ा सा फॉल्टर होते हुए मुझे दिखा था 2-3 ओकेजन्स पे. जब बॉक्स के एज पे वो बॉल को रिसीव कर रहा है विंग से, एंड फिर टर्न करके देखा कि किसको पास करूं, कई बार ऐसा मुझे लगा कि वो सही बंदे को पिक नहीं कर पा रहा, या फिर पिक कर पा रहा है तो वहां तक बॉल पहुंच नहीं पा रही है. तो आई थिंक लेवेंडोस्की के लिए यार मतलब वही है, लोग कहेंगे कि शायद मे बी इट वॉज एटलीस्ट दिख तो रहा था थोड़ा बहुत सेकंड हाफ में, बट इट इज नॉट गुड इनफ. एंड
जो चीज़ें गलत है उन्हें कॉल आउट करना ही पड़ेगा. एज फार एज द मिडफील्डर्स आर कंसर्न, आई थिंक यहाँ पे डियोंग का वंस अगेन अ डिसेंट गेम, कोई कंप्लेन्स नहीं एज सच, वेरी क्लीन ऑन द बॉल. पेड्री हैड अ मच बेटर आउटिंग दैन व्हाट ही डिड अगेंस्ट रायो वैलेकानो. गुंडोगान मुझे लगता है सबसे अफेक्टेड बंदा था यहाँ पे, बिकॉज उसका रोल भी थोड़ा लिमिटेड था. एंड डियोंग उस लिमिटेड रोल में अच्छा खेल सकता है बिकॉज ही इज अ प्रॉपर सीडीएम, एंड आगे उसका प्रोग्रेशन आई थिंक उसी तरीके से होगा अगर उसको बारसा में टिकना है. तो गुंडोगान का वो है कि थोड़ा आगे भी जाना चाहता है वो, तो वो थोड़ा लिमिटेड था. सेंटर बैक्स आल्सो हैड अ डिसेंट गेम. आई थिंक इनाकी पेना ने ऑल्दो एक गोल कंसीड करा, बट ही हैड अ वेरी गुड गेम. आई थिंक वो सेव भी काफी अच्छा था गोल से पहले का, एंड काफी सेव उसने उसके बाद भी करे. मतलब पोर्तो का आई थिंक अराउंड द 80th या 79th मिनट पे काफी क्लियर कट ओपन चांस बना था. मतलब ऐसा था कि कोई फ्रेम में ही नहीं था, आराम से तुम गोल मार सकते हो. उसको उन्होंने मेसअप कर दिया आपस में 2-3 बार मार के, एंड इट शुड हैव बीन इक्वलाइज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बारसा वर लकी. ओके. और फिर इंजरी टाइम पे भी एक और चांस आया था, जब थोड़ा सा एक होता है ना कि आप समझ में नहीं आ रहा किसको पास करूँ, तो तुरंत जल्दी से शॉट ले लिया. उस चक्कर में भी नाकी पेना ने एक हाथों में सेव कर ली थी, वरना वो शायद और थ्रेटनिंग चांस बन सकता था पोर्तो के लिए. बट हाँ, बहुत क्लीन लगा मुझे वो भी. एंड टर स्टेगन के एब्सेंस में यूरोपियन नाइट में परफॉर्म करना फॉर अ बार्सिलोना गोलकीपर, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस, स्पेशली इन द लास्ट 2 सीजन हमने देखा है कितना स्ट्रगल करता है टर स्टेगन. सो ऑल एंड ऑल आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री फॉर अस. काफ़ी पॉजिटिव्स थे बट काफ़ी नेगेटिव्स भी थे. एंड यहाँ से हम क्वालिफाई कर जाएंगे, मोस्ट लाइकली टॉप करेंगे ग्रुप को. क्या लग रहा है बारसा कितना दूर जाएगी? राउंड ऑफ 16 बाहर. सही डिपेंड्स वैसे कौन आता है, बट आई थिंक बहुत चांस है बाहर होने का, क्योंकि मेरे लिए सबसे नेगेटिव चीज़ जो रही है बारसा के पूरे कैंपेन में, वो मेनली ये है कि ये लोग मोस्टली जितने मैचेस जीते हैं आफ्टर दैट एंटवर्प मैच जो कि 5-0 जीते थे ये लोग फर्स्ट मैच, मोस्टली ये लोग अगले 4 मैच जितने भी जीते हैं, आप जीते ही इसलिए हो क्योंकि कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस आई है कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये कब तक लास्ट करेगी आई डोंट नो. यूरोपियन नाइट्स में चावी की मैनेजरियल स्किल्स को कुछ ना कुछ तो हो जाता है, क्योंकि वो ऑन पार नहीं लगती एकदम जो यूजुअली होती है. तो आई थिंक चावी को भी, आई नो ये गेम जीत गए हैं एंड क्या शायद टॉप भी कर जाए, वो भी पक्का नहीं है. वैसे डिपेंड्स, अगर बाई चांस बारसा अपना नेक्स्ट मैच हार जाती है एंड ज़्यादा हो गया भाई ये तो. भाई मतलब होने को तो हो ही सकता है, बाई चांस अगर हार जाती है एंड पोर्तो अपना मैच 2 के मार्जिन से जीत जाती है शायद, तो फिर वो टॉप कर जाएगी. बट रिगार्डलेस टॉप कर भी जाती है आई थिंक बार्सिलोना, तो भी मुझे लगता है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाली जो रिलायंस है बार्सिलोना की यूरोपियन नाइट्स में, थोड़ी आई डोंट नो कब तक चल पाएगी. सो लेट्स सी राउंड ऑफ 16 में आई थिंक अगर कोई डिफिकल्ट अपोनेंट मिलता है, लाइक आई थिंक अगर PSG भी मिलती है, तो आई थिंक देयर इज अ बिग चांस कि शायद बार्सिलोना ना कर पाएगी क्वालिफाई. तो आई थिंक अभी काफ़ी इंप्रूव करना रहता है बार्सिलोना को. लेट्स सी वो लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते. बट मूविंग ऑन, सिटी की बात करते हैं थोड़ी, क्योंकि मैच इंटरेस्टिंग हो गया था बट फिर अल्टीमेटली बोरिंग ही हुआ है. सो लाइप्जिग से मैच था, एटिहाड में ही मैच था, तो मोस्ट लाइकली फेवरेट्स तो सिटी थी इधर. वैसे कोई भी टीम वो फेवरेट सिटी होती है. 4-3-1 की लाइनअप से आई थी लाइप्जिग, एंड जिनको नहीं पता यहाँ पे चावी सिमोन्स है भाई. लाइप्जिग में मेरे को कहीं ध्यान था कि तो PSV में था, सब्स्टिट्यूट होते जा रहा था, मैं देखा था उसको. वो पता नहीं क्या हर सीजन इधर उधर खेलता रहता है, कभी PSG कभी PSV कभी लाइप्जिग. बारसा छोड़े गलती कर दी उसने. हाँ वो तो है, वो तो पक्का है. एंड सिटी अपना यूजुअल अपना 3-4 के साथ जाती है. ओर्टेगा होता है पीछे, कीपर एडरसन नहीं था. वॉकर खेलता है, डियास खेलता है, ग्वार्डियोल खेलता है, अकांजी रोड्री हमारे डबल पिवट होते हैं, बर्नार्डो सिल्वा खेलता है, रिको लुइस खेलता है, फोर्डन खेलता है, ग्रिलिश खेलता है, हालैंड खेलता है. तो मतलब ग्रिलिश डोकू की जगह पे खेल रहा था, आ गया था. बट एडरसन क्यों नहीं था इस बार? हमने लिवरपूल रेस्ट दिया सेम एज अल्वारेस. हल्के में नहीं ले रहे थे वैसे थोड़ा? हाँ ले लिया था. अल्वारेस को भी रेस्ट दे दिया था क्योंकि भाई वो भी काफ़ी टैक्सिंग मैच से आ रहा था अपने ब्राजील वाले, उसका अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी नेक्स्ट मैच में. तो आई थिंक रेस्ट देना बनता था, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा होगा दे वुड फैंसी देमसेल्व्स, क्योंकि प्लेयर्स तो ये भी बहुत अच्छे ही हैं. एंड आई थिंक ओवरऑल गेम में बहुत सिंपली आपको पुट करके बताऊँ तो इट वॉज प्रॉपर डोमिनेशन फ्रॉम सिटी इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग. फर्स्ट हाफ में सिटी डिफेंसिवली बहुत वल्नरेबल लग रही थी. नॉट एज अ टीम आई वुड से, इनने जो गलतियां की हैं वो इंडिविजुअल मिस्टेक्स पे करी हैं. डियाज हैड एन ऑफ गेम, वॉकर हैड एन ऑफ गेम, अल्टीमेटली वो सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूट भी हो जाते हैं. फर्स्ट गोल जो पड़ता है इनका, जो कि ओपेंडा मारता है अपना, 13th मिनट पे गोल आ जाता है इनका. एंड वो भी एकदम प्रॉपर मिस्टेक थी वॉकर की. लाइक उनके कीपर ने डायरेक्टली पास दिया आगे, ओपेंडा ही था सिर्फ आगे, क्योंकि थोड़ी डिफेंसिव खेल रहे थे वो लोग. एंड वॉकर बॉल कलेक्ट ही नहीं कर पाया, बेसिकली उससे टच ही नहीं, उसके सामने रही थी वो कर ही नहीं पाया. तो वो बॉल ही आगे निकल गया, ओपेंडा भी भागता हुआ निकल गया और 1v1 फिनिश हो गई. एंड उसके बाद एक और गोल आता है 34th मिनट में, वो भी ओपेंडा से ही आता है.
दैट वॉज अगेन अ वेरी स्टूपिड मिस्टेक, क्योंकि सिर्फ ओपेंडा आगे था, हाफ लाइन तक घुसी हुई थी सिटी, सेंटर बैक्स पूरे हाफ लाइन पे थे, एंड ओपेंडा के पास बॉल आती है, वो टर्न करता है एंड डियाज पता नहीं कैसे उसको पकड़ ही नहीं पाता, जबकि जस्ट पीछे होता उसके। तो आई थिंक दे बोथ हैड एन ऑफ गेम, और रेयर गेम, क्योंकि यूजुअली हम लोग देखते नहीं है वॉकर डियाज से ये सब चीज़ें। बहुत सिली मिस्टेक्स थी उनकी है, एंड वहीं पे फिर उसे वापस फ्री रन मिल जाता है और वो अगेन जाके गोल मार देता है। एंड स्टिल आई वुड से, क्योंकि चांसेस क्रिएशन में कोई कमी नहीं थी एंड पोजेशन में कोई कमी नहीं थी, इट वॉज जस्ट दैट कि सिटी ने चांस क्रिएट करके भी मिस करे थे। आई रिमेंबर डियाज के पास कुछ हेडर चांसेस थे, हालैंड के पास 1-2 चांसेस थे। हालैंड का तो मुझे याद है, मैं देखा था 1-2 चांसेस ऐसे थे कि फर्स्ट टच पे ले रहा है एंड इतनी तेज पावर से मारी कि ऊपर ही मार दी। राइट। तो उसके पास हालैंड के चांसेस थे, रिको लुइस के पास चांसेस थे, बट दे कुड नॉट कन्वर्ट इट अल्टीमेटली। एंड अल्टीमेटली फर्स्ट हाफ के एंड में भी उनके कुछ 3 बिग चांसेस बनाए थे, पर एक भी नहीं मारा था, एंड ने 2 बनाए थे, दोनों ही मार दिए थे। तो एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि सिटी कम बैक नहीं कर सकती यहाँ से, क्योंकि अटैकिंग वाइज तो दे वर अप देयर। जो चीज़ें थी वो डिफेंसिव थी, एंड वो चीज़ हम लोग सेकंड हाफ में देखते ही गार्डियोला उस चीज़ को करेक्ट करता है। उससे पता चल जाता है कि यार दीज गाइज आर नॉट हैविंग अ गुड गेम, ऑफ नाइट है इनकी, तो इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अर्ली सब देखने को मिलते हैं। पहली बार तो ग्रिलिश निकालता है और डोकू ले आता है। हाउ वाज ग्रिलिश इन द मोमेंट्स ही प्लेड? आई थिंक ओके शोकेस था, बहुत ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिला हमें ग्रिलिश की तरफ से। इनफैक्ट उससे बहुत बेटर हमें बर्नार्डो सिल्वा, फोर्डन देखने को मिल रहे थे। इवन रिको लुइस वाज हैविंग अ गुड गेम, आई वुड से, अटैकिंगली। बट हाउ डू वी सॉल्व दिस केस देन? क्योंकि देखो, वेरी ऑनेस्टली एंड फेयर, इन अ फेयर मैनर, अगर हम ग्रिलिश को इतने टाइम बाद लेके आ रहे हैं, और वो भी इतने कम टाइम के लिए, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि एकदम से एक बैंगा परफॉर्मेंस। हाँ, राइट, डेफिनेटली। आई थिंक पॉइंट वही है कि यहाँ पे भी आई थिंक अगर जीत रही होती मैन सिटी तो शायद खेल जाता वो ग्रिलिश पूरा मैच, बट कि वो लोग 2-0 डाउन हो गए, एटिहाड में ही मैच था, एंड आई थिंक इसी रीजन से शायद गार्डियोला ने सोचा कि नहीं, इसे सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, वरना शायद नहीं करता उसे सब्स्टिट्यूट। बट हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी केस है, क्योंकि डोकू एक के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देता जा रहा है एंड ग्रिलिश की नहीं आ पा रही है, तो उस पर प्रेशर बनता जा रहा है। तो देखना पड़ेगा उस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं वो लोग अल्टीमेटली। और सब्स्टिट्यूट होते हैं, अल्वारेज आ जाता है भाई, वॉकर हटाते हैं, अल्वारेज ले आते हैं, डियाज हटाते हैं, आके ले आते हैं। सो बेसिकली अब जो फॉर्मेशन होती है वो आके, अकांजी और गार्डियोला हमारे बैक 3 बन जाते हैं, रिको लुइस और रॉड्री जो हमारे डबल पिवट में आ जाते हैं, बर्नार्डो सिल्वा, अल्वारेज, फोर्डन और डोकू हमारे 4 आ जाते हैं आगे, एंड हालैंड आगे होता ही होता है। एंड इसके बाद हम लोग तुरंत देखते हैं कि इम्पैक्ट अलग होता है। आई थिंक बेसिकली अटैक तो लोग पहले भी अच्छा ही कर रहे थे। द मेन थिंग वॉज कि फिनिशिंग अच्छी हो, इसलिए शायद अल्वारेज को भी ले आए वो, क्योंकि अल्टीमेटली विनर जो था वो तो अल्वारेज नहीं मारा यहाँ पे। एंड हालैंड का गोल आता है 54th मिनट पे ही, वेरी सून आफ्टर जो भी सब्स्टिट्यूशंस हुए हैं उसके बाद। एंड फोर्डन का असिस्ट होता है, आई थिंक फोर्डन हैड अ रियली गुड गेम यहाँ पे, कुछ आई थिंक यहाँ पे 1 गोल भी मारा है और 2 असिस्ट होते हैं उसके अल्टीमेटली। तो एक इन बिहाइंड निकाल रहा होता है हालैंड में इन बिहाइंड रन, एंड फोर्डन उसको पास कर देता है, तो बहुत सिंपल 1v1 फिनिश हो जाती है वहाँ पे। एंड फिर सून आफ्टर डोमिनेट करती रहती है सिटी, एंड धीरे धीरे और चांसेस बनते हैं। फिर फोर्डन का एक गोल आता है वहाँ पे 70th मिनट पे, वहाँ पे गार्डियोल का असिस्ट होता है। आई थिंक वहाँ पे भी काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई फोर्डन ने, क्योंकि बॉल मिलती है उसको बॉक्स के अंदर, एक फेक शॉट लेता है और फिर वो अपने राइट डायरेक्ट पे लाके एक फिनिश कर देता है, बहुत सिंपल प्लेस कर दिया। हाँ, राइट। तो आई थिंक वहाँ पे भी लेने को तो फर्स्ट टाइम फिनिश भी कर सकता था, बट इट काइंड ऑफ शोड कि थोड़ा मैच्योर प्लेयर है वो। ऑल्सो बट गार्डियोल, बिकॉज अभी हमने रिसेंटली देखा है कि वो भी थोड़ा आउट ऑफ फेवर जा रहा है, हाँ, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग, राइट। एंड ही वाज द वंडर किड जो कि वर्ल्ड कप के बाद बिग डील था कि इसको लेके आ रहे हैं, एंड ये और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है सिटी को। बट नाउ सीइंग हिम गो डाउन द रैंक्स इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग इन द डिफेंसिव पोजीशंस, क्या सीन चल रहा है उसका एग्जैक्टली? आई थिंक मेरे को मेन प्रॉब्लम तो यही लगती है कि वो बेसिकली अपनी सेम पोजीशन पर नहीं खेल पा रहा। बैक 3 सिस्टम में वो खेला नहीं था इससे पहले कभी, बैक 4 में ही खेलता आ रहा था वहाँ पे। एंड जब वो आया यहाँ पे बैक 3 में भी स्टार्टिंग में उसको थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ अटैकिंग रोल दिया गया, जैसे आके को दिया था पहले कि आप आगे जा सकते हो, हाँ आगे जा सकते हो, उससे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर भी अल्टीमेटली असिस्ट आया, बट ऐसा नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हमें एक बार भी देखने को मिली है गार्डियोल से इन मैनचेस्टर सिटी शर्ट। तो आई थिंक थोड़ा आउट ऑफ सिस्टम खेल रहा है। एंड मेरे को मेन चीज़ यही लगती है कि कोई भी बंदा अगर वंडर किड है और अच्छा नहीं खेल पा रहा, तो कुछ ना कुछ करके गार्डियोला कुछ ले ही आएगा उस लाइन पे। प्लस वही बात है, मैं भी लेवेंडोस्की के लिए कहा था कि गार्डियोला आई थिंक 22 साल का है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, एंड 1 साल तो एडजस्ट होने में लगेगा ही।
Right. सो कोई बड़ी बात नहीं है. हमने ग्रिलिश के साथ देखा था पहले सीजन में कितना हाँ नहीं अच्छा टाइम था, लगा था, राइट. एंड देन सेकंड सीजन में हमें फायदे देखे उस चीज़ के. तो हाँ, आई थिंक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना चाहिए. एंड देन इसी के साथ फाइनली 87 मिनट पे अल्वारेस का भी गोल आ जाता है. उसको ही भाई वो भी डेस्टिन्ड है भाई मारने को ही, वो मारता ही रहता है गोल आजकल. उसका भी काफ़ी सिंपल सा फोर्डन लेफ्ट हैंड साइड से एक सिंपल सा पास डालता है, बीच में कट बैक करता है और एक टैप एंड फिनिश मिल जाती है उसको. एंड इसी के साथ कम बैक कंप्लीट होता है, सिटी मैच जीत जाती है. आई डोंट रिग्रेट अ सिंगल थिंग क्यों मैंने मैनचेस्टर सिटी को PSG के ऊपर चूज नहीं किया, क्योंकि इतना भाई इतना गुस्सा है ना मेरे को जब लाइप्जिग ने अल्टीमेटली हार गए वो लोग कि 2-0 की लीड हाफ टाइम के बाद भी आप नहीं रख पाए, तो फिर क्या ही कर रहे हो भाई. ऑनेस्टली एट हाफ टाइम मैंने स्कोर चेक किया था एंड मैंने ज़्यादा मैच देखा नहीं था, मैं बारसा का देख रहा था क्योंकि, एंड आई स्टिल काइंड ऑफ न्यू इन माई हार्ट कि अभी जीत जाएंगे. वही तो प्रॉब्लम है मेन. इतना ज़्यादा मतलब द विन इज सो प्रिडिक्टेबल विद सिटी. इसमें इनकी ग्रेटनेस भी है. यू कैन नेवर रूल देम आउट ऑफ द गेम. स्पेशली अब वो चोका वाला टैग भी हट गया है ना, तो अब वो एक एडेड एज लेके चलते हैं अपने साथ कि हम किसी भी सिचुएशन से जीत सकते हैं मैच. और घर पे था और एक बुंडेसलीगा की टीम थी, तो रिकॉर्ड वैसे भी सिटी का बहुत अनफेयर तरीके से बेटर है. आई थिंक द लास्ट टाइम दे गॉट डिफीटेड बाय बुंडेसलीगा टीम एट होम वाज ग्वार्डियोलास बायर्न म्यूनिख, ऐसा कुछ सीन था. वो बहुत साल पहले था. राइट. सो वही यार. और लाइप्जिग इनकी थोड़ी बोगी टीम मतलब क्या क्या कहते हैं उसको, बच्चों वाली टीम लगती है. पीटने मारते रहते हैं, हाँ, प्लेइंग ग्राउंड लगता है इनके लिए बेसिकली. हारने लास्ट में कितने 5 गोल मारे थे लास्ट सीजन. है भाई, जोक तो है. बट कुछ जो बाकी मैचेस जो उन पे एक बार नज़र डालते हैं यहाँ पे, AC मिलान और डॉर्टमुंड का मैच होता है, वो AC मिलान के घर पे होता है. बहुत आई थिंक बहुत ईजिली AC मिलान ये मैच जीत भी सकती थी अगर वो अर्ली लीड ले लेते. इनफैक्ट 6 मिनट पे जिरू को एक पेनल्टी मिलती है, वो मिस कर देता है. फिर 10 मिनट पे डॉर्टमुंड को पेनल्टी मिलती है, रॉय स्कोर कर देता है. फिर चिक्वेजा फर्स्ट हाफ में गोल मार देता है तो 1-1 हो जाता है मैच. बट फिर सेकंड हाफ में वो 2 गोल मार देते हैं डॉर्टमुंड, तो वो लोग जीत जाते हैं. एंड AC मिलान इस टाइम पे लास्ट पे बैठी है, उनका नेक्स्ट मैच न्यूकासल से होगा, देखते हैं वो क्या होता है. बट डॉर्टमुंड क्वालिफाई कर चुकी है इसके बाद. एंड फिर लाजियो सेल्टिक का मैच होता है, वो लाजियो 2-0 जीत जाती है. लाजियो भी क्वालिफाई कर चुकी है, सेकंड आई है टेबल पे इस टाइम पे. शख्तार और एंटवर्प का मैच होता है बारसा ग्रुप में, 1-0 शख्तार जीत जाती है. एंटवर्प 0 पॉइंट्स के साथ लास्ट पे, शख्तार इस टाइम पे थर्ड पे. बट डिपेंड्स वो लोग अगला मैच कैसा खेलते हैं, वो सेकंड भी फिनिश कर सकते हैं क्योंकि वो पोर्तो के साथ ही मैच है उनका अगला. एंड फिर एथलेटिको और फाइनूड का मैच होता है, वो 3-1 एथलेटिको जीत जाती है. एथलेटिको हैज ऑल्सो क्वालिफाइड, इस टाइम पे टॉप ऑफ द ग्रुप है. यंग बॉयज 2-0 जीती है रेड स्टार से, डजंट मैटर, दोनों टीम बाहर जाने वाली हैं. डॉर्टमुंड 3-1 जीत जाती है मिलान से, एज आई सेड अभी. एंड मैनचेस्टर सिटी भी जीत जाती है, बारसा भी जीत जाती है. तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम वीक रहा है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस थे. एक टाइम पे लग रहा था कि लगातार शॉकर पे शॉकर आएंगे. मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि PSG, सिटी और बारसा तीनों हार गए. मुझे भी लगा था, क्योंकि मुझे लगा था कि काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं. बट एंड में करते करते टीम्स ने कुछ ना कुछ करके निकाल ही लिया सबने अपना रिजल्ट. राइट. बट ठीक है यार, यहाँ से हम लोग क्रिकेट की बातें करते हैं बिकॉज एक और काफ़ी थ्रिलिंग गेम हुआ है एंड अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस बिकॉज हम लोग मैच हार गए अल्टीमेटली. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 3rd T20 था. पहली बात तो अगर जय शाह स्क्रिप्ट बना रहा है, हाँ, और 3 मैच इंडिया लगातार जीत जाए तो पूरी 5 मैच की सीरीज कौन देखे. हाँ राइट. सो डिड यू थिंक कि आज हम लोग जीतेंगे या दिन में फीलिंग थी कि हार सकते? नहीं, मुझे लगा था जीतेंगे. आफ्टर द फर्स्ट इनिंग से पहले से लग रहा था. नहीं, मुझे पहले से ही लग रहा था क्लीन स्वीप हो सकती है. हाँ, मुझे लग रहा था. मतलब ठीक है, बायलैटरल किंग्स हम ही है भाई. आई थिंक वी स्टिल विन द सीरीज. हाँ, बट ठीक है, द थिंग इज कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है अपना जो बच्चे आखिरी के 2 मैचेस होंगे. एंड बहुत ही अंडररेटेड जाएगी आई थिंक ये सीरीज बिकॉज ऑलमोस्ट क्या एवरी गेम जो तीनों मैचेस हमने देखे हैं काफी तगड़े हुए हैं भाई. लिटरली एक भी ऐसा गेम नहीं था जहाँ पे एक लाइट या डल मोमेंट है वो. राइट. सो काफी इंटेंस थे और काफी मजेदार गेम्स रहे तीनों अभी तक. एंड कमिंग इनटू दिस गेम बस वही था, इफ वी विन दिस गेम वी सील द सीरीज. एंड जो आखिरी 2 ODIs होंगे दे विल गिव अस अ चांस टू एक्सपेरिमेंट विद द अदर गाइज ऑल्सो. बिकॉज अगर उनको यहाँ भी खेलने को नहीं मिला तो आगे आने वाले अब कितने 7-8 T20 बचे हैं, मोस्ट लाइकली तब भी नहीं मिलेगा चांस. तो आज का मैच जीतना उस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था. शायद वो सीरीज देखने का मजा कम हो जाता, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल है उसके हिसाब से सोचो तो बहुत इंपॉर्टेंट था. तो अल्टीमेटली टॉस होता है भाई, टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है एंड फिर से बॉलिंग चूज करती है. एक्सपेक्टेड था बिकॉज हाई स्कोरिंग विकेट रही है और ड्यू एज एक्सपेक्टेड 1 सेकेंड बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे. तो वो नो ब्रेनर हो जाता है कि T20 में अगर आप ऐसी कंडीशंस में टॉस जीत रहे हो तो आंख बंद करके बोल दो कि बॉलिंग ही करनी है पहले. एंड सही डिसीजन था एंड पे ऑफ भी कर गया अल्टीमेटली.
बट क्रेडिट टू द इंडियन बैट्समैन टुडे बिकॉज काफ़ी हमें पॉजिटिव्स देखने को मिले थे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 6 ओवर्स. हमने पिछले दोनों गेम्स में देखा है कैसे हमारी स्टार्ट काफ़ी अच्छी रही है. इस बार एकदम उल्टा होता है. पहले के 6 ओवर में ऑन अ पिच जो कि इतनी अच्छी है बैटिंग के लिए सिर्फ 43 रन बनते हैं और 2 विकेट गिर जाते हैं. और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा हाथ था जो चेंजेस इनने करे. इंडिया के लिए सिर्फ आवेश खान अंदर आया हुआ था क्योंकि मुकेश की अपेरेंटली शादी हो रही है, तो एक मैच के लिए गया हुआ है एंड दीपक चेहर को वापस लाया था स्क्वाड में. बट ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं क्यों कहता हूँ चेंजेस वर द डिफरेंस. एरन हार्डी अपना आता है टॉप द ऑर्डर, बॉलिंग भी करता है वो. ट्रेविस हेड वापस आ गया था भाई, राइट. रिचर्डसन आता है, बेरेंडॉफ वापस आता है और इन दोनों ने पावर प्ले में आतंक मचा रखा था. दे वर द रीजन व्हाई इंडिया वाज स्ट्रगलिंग इन द फर्स्ट 6 ओवर्स. एज आई सेड 43 for 2 हो जाती है इंडिया. काफी स्लो रन रेट थी. अब यहाँ पे ईशान किशन आता है. पहले मैं उसकी बात करूंगा बिकॉज कम रन 0 पे आउट हुआ है अल्टीमेटली, ज्यादा खेला नहीं. थोड़ा अनफॉर्चुनेट आउट होता है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते. 250 भी मारी है, बहुत सॉफ्ट डिसमिसल हो जाता है. एंड ऐसा भी नहीं कि विकेट एकदम थ्रो ही करा उसने बहुत ज्यादा. तो आई वोंट कॉमेंट मच ऑन हिम. बट यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से आउट हुआ है, मतलब व्हाट वुड यू से. अभी हमने पिछले 2 मैच से कहते हुए आ रहे हैं हम हर पॉडकास्ट में कि उसका जो ऑल आउट इंटेंट है वो हमें अब प्रमोट करना पड़ेगा बिकॉज गिल के साथ हमें आगे गोइंग फॉरवर्ड एक बंदा ऐसा चाहिए होगा T20 में. गिल एंकर कर सकता है लेकिन एक बंदा दूसरे एंड से फिर टाइम वेस्ट करने वाला नहीं चाहिए हम लोगों को. वो चाहिए कि ऑल आउट जाए एंड वो ऑल आउट जाते हुए इस बार आउट हुआ है. व्हाट वुड यू से अबाउट हिज विकेट? आई थिंक अगेन बहुत ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, बहुत क्रिटिसिज्म शायद रहेगा नहीं इस बार भी. अल्टीमेटली तो वैसे लाइक वो 6 रन भी आए तो वो 6 बॉलों पे ही आए, तो शायद वो चीज़ दिख नहीं रही एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स के उसमें. बट लाइक आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे तक क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उसको, क्योंकि लाइक वो ढालने में उस अप्रोच को भी थोड़ा टाइम लेगा ही लेगा. अभी बच्चा ही है, अभी T20 वर्ल्ड कप में भी थोड़ा टाइम है. मोस्ट लाइकली शायद आएगा भी नहीं टीम, शायद स्क्वाड के अंदर आ जाए बट स्टार्ट तो डेफिनेटली नहीं करेगा. तो आई डोंट सी अ रीज़न वाई बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस टाइम पे बनता भी है. मैं करूँगा क्रिटिसाइज, क्योंकि क्या होता है ना, इंटेंट आपका वो रखना ज़रूरी है एंड वो इंटेंट था भी इस बार ऑल आउट वाला. बट उसको आपको बैक करना पड़ेगा विद द राइट टेक्निक ऑल्सो. एंड टेक्निकल इनकॉम्पिटेंस के चक्कर में आउट हुआ है इस बार जायसवाल. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द इंटेंट. अगर आप ध्यान से आप नोटिस करो, जिस बॉल पे वो छक्का मारने के लिए जा रहा था, जो भी जा रहा था, आउट हुआ है. ऑस्टम के बहुत बाहर की बॉल थी वो, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी और वो स्टेप आउट कर रहा है लेग स्टंप की लाइन पे और फिर अंधा ऐसे बैट चला रहा है. अच्छा, ओके. एज अ बैट्समैन आपको टेक्निकली अगर स्टेप आउट करके शॉट मारना होता है, 2 बेसिक्स होते हैं बहुत ज़्यादा. पहली बात तो जिस लाइन पे बॉल पड़ रही है उस लाइन पे जाओ. हाँ, कई बार होता है आप इनसाइड आउट शॉट मार रहे होते हो तो होता है कि आप लाइन से 1 विकेट इस साइड, मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड पे कूदो, कि अगर आपको रूम बना के थोड़ा सा मारना है. बट वो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल थी और ये लेग स्टंप की लाइन पे था. इतना बड़ा गैप था. तो आपका जिस लाइन पे आप स्टेप आउट कर रहे हो दैट शुड बी इन लाइन विद द बॉल ऑल्सो. सेकेंडली आपका हेड जो होता है ना, सर जो होता है, वो बहुत स्टिल होना चाहिए मारते वक्त. सामने की तरफ होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए सर कभी भी. बिकॉज, और ये मैं बहुत सरप्राइज था एज अ किड जब मैंने ये चीज़ डिफरेंस नोटिस किया था. बेसिकली सर का जो वेट होता है सबसे ज़्यादा होता है पूरी बॉडी में. तो सर जिस डायरेक्शन में जाएगा आपका वेट भी वैसे ही ट्रांसफर होगा. तो अगर आप सर उठा के कभी छक्का मारने जाओ, चांसेस है कि वो बॉल खड़ी हो जाएगी. और अगर आप सर नीचे रख के छक्का मारने जाओगे तो भाई मच्छर घास आ गया तो चांसेस है कि आप बहुत दूर छक्का मारोगे. इसलिए हम लोग कई बार देखते हैं ना, धोनी के साथ देखते थे, श्रेयस अय्यर के साथ देखते थे कि नीचे देखते देखते छक्का मारते थे, ऊपर देखते भी नहीं है. तो पहला जो स्टेप होता है छक्का मारने का वो होता है कि सर नीचे रखो, तो वो एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसके बाद देखते नहीं है बॉल को. बट पहला स्टेप हमेशा वही होता है कि आप हेड डाउन रख के छक्का मारने जाओ. तो उसका सर भी कहीं और गया हुआ है, उसके हाथ भी कहीं और जा रहे हैं क्योंकि लाइन में आया नहीं है बॉल के. टेक्निकली बहुत गंदा शॉट था वो. एंड वही है कि इंटेंट के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम ही अंधे हो जाओ. ओके, इंटेंट वैसा रखो बट विद द राइट टेक्निक ऑल्सो. तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म बनेगा यशस्वी जायसवाल का. बट वही है, वंस अगेन वेरी यंग एंड आई नो ही विल, पता होगा उसको ये बात भी, एंड कर लेगा वो, मैनेज कर लेगा इस चीज़ को. बट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि स्काई भी जल्दी बैटिंग करने के लिए आ जाता है. एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक चेंज था यहाँ पे. पिछले दोनों मैचेस में इन्होंने पावर प्ले में 5-5 बॉलर्स यूज़ करे हैं. इस बार सिर्फ 3 ही बॉलर यूज़ करे थे. ओके, काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच था. और 3 ओवर बेरेंडॉफ से डलवा रखे थे और उस बंदे ने 3 ओवर में 1 विकेट भी ले लिया और सिर्फ 5 रन दिए थे भाई.
तो क्रेजी स्टैट्स, मतलब 1 सेकंड गोज ऑन टू शो कि क्यों इस बंदे ने मिस करा पिछला मैच, समझ में नहीं आ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि स्काई और मतलब रादर इनफैक्ट स्काई ही वो बंदा था जो कि एक्सीलरेट करना शुरू करता है। गायकवाड बहुत रिजर्व था उस टाइम पे, एंकर का रोल खेल रहा था, और 10 ओवर आते आते 80 रन बन गए थे हमारे। मतलब रन रेट जो है जहाँ 7 कुछ की थी एकदम से 8 पे क्लाइम कर गई। और यहाँ पे ये 10 ओवर की जस्ट 2 बॉल बाद ही जो है हार्डी के ऊपर स्काई आउट हो जाता है। थोड़ा अनफॉर्चुनेट कह सकते हो, बट उसका ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही ऐसा है कि आप वैसे खेलोगे तो आउट होने का चांस है। बस वही था कि एक पार्ट टाइमर, वैसे कहने को जेन्युइन ऑलराउंडर है वो, बट अभी के लिए हम लोग पार्ट टाइमर की तरह ट्रीट करेंगे। उस पर आउट होकर थोड़ा अनफॉर्चुनेट लगा मुझे। आई नो कि वो टारगेट करने चाहा था वीकर बॉलर को, बट गया हुए इस विकेट इवेंचुअली। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं यार कि अगले जो 5 ओवर है 10 से 15 ओवर के बीच का जो है, यहाँ पे ऋतुराज एक शिफ्ट करता है। बिकॉज अब स्काई आउट हो चुका, अब तिलक वर्मा बैटिंग करने के लिए आ रहा है। ऐसा हो सकता है हम यूजुअली एक्सपेक्ट करें कि तिलक वर्मा एक्सेलरेट करे, राइट, बट मतलब मुझे लगता है ऋतुराज ने आज जो इनिंग्स खेली ना वो 1 सेकंड टेम्पलेट T20 इनिंग्स है कि लोगों को सीखना चाहिए कैसी इनिंग्स बनाई है उसने। पहले की कुछ 22 बॉलों में उसके सिर्फ 22 रन थे, 21 बॉलों में 21 रन थे, 22 में 22 भी थे शायद। स्ट्राइक रेट 100 की थी, और फिर उसने कुछ अगले 30 कुछ बॉलों पे 100 रन मारे। तो अल्टीमेटली उसके स्ट्राइक रेट 200 के भी ऊपर की है। आई थिंक 50 कुछ बॉल्स पे उसने 120 समथिंग रन मार दिए, राइट, वे अबव 200 स्ट्राइक रेट। और ये 10 से 15 ओवर के बीच का जो फेस था, इसमें मैंने एक ब्रेकडाउन देखा था, ऋतुराज 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, आखिरी के 5 ओवर में 400 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। अच्छा, और इसी के चलते 15 ओवर में हमारे 143 रन बन चुके थे और 3 ही विकेट गिरे थे। और ये जो एक्सेलरेशन है, मतलब 80 से 143 63 रन आना इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 5 ओवर्स, इट इज ऑलमोस्ट 13 रन एन ओवर। और यहाँ पे क्रेडिट जाएगा अपने सांघा को और हार्डी को, ओके, जिस तरीके से इनकी पिटाई हुई है। आई थिंक सांगा को तो कहना पड़ेगा भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम, बिकॉज जैम्पा नहीं खेल रहा एंड उसके एब्सेंस में मेन लेग स्पिनर है उनका, है वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिख रहा है क्लियरली। आई थिंक अल्टीमेटली जब जैम्पा आएगा तो वापस आ ही जाएगा स्क्वाड के अंदर, वो तो टीम के अंदर। सांघा मे बी अल्टीमेटली एज अ वो यूज़ करें कि बैकअप यूज़ करें, बट हाँ सांघा आई थिंक पूरी अभी तक जितने भी मैचेस है, तीसरा मैच हो चुका है, आई थिंक पूरी सीरीज ही उसकी अच्छी नहीं जा रही है। मे बी ही हैज़ टेकन अ कपल ऑफ विकेट्स हियर एंड देयर इधर उधर आके, बट वो भी विकेट्स उसके तब आए हैं जब अल्टीमेटली, जैसे हमने लास्ट मैच में बात कही थी कि जब डैमेज हो चुका था पूरा, उसके बाद उसके वो विकेट्स आए हैं, तो इट डजंट रियली मैटर दैट मच। और यहाँ पे मतलब सांगा का तो मैं ये कहूँगा ही इज स्टिल वेरी यंग। वही वाली बात है कि पहला इंडिया का टूर है, एंड यू कैन आर्ग्यू कि जिस तरीके से इंडियन बैट्समैन स्पिनर्स को मार रहे हैं अभी, इससे ज़्यादा कोई नहीं मारेगा, हाँ। तो ही इज प्लेइंग अगेंस्ट द बेस्ट, तो अच्छा एक लर्निंग कर्व बन सकता है उसके लिए। बट आखिरी के 5 ओवर की अगर हम लोग बात करें, आई थिंक कुछ 70-75 रन बनते हैं भाई, 70-75 क्या, आई थिंक ज़्यादा ही, ऑलमोस्ट 80 रन बन जाते हैं। एंड यहाँ पे एज ए सेड हार्डी की बहुत पिटाई होती है, अपनी इसकी सांगा की पिटाई होती है। द गेम चेंजर वॉज मैक्सवेल का लास्ट ओवर आना। उस ओवर में 30 रन आते हैं, हाँ। एंड वो 30 रन मुझे उस टाइम भी लगा था क्यों कराई इससे बॉलिंग, पूरे मैच मुझे वो लगा। एंड में मैच का क्लैरिफिकेशन आती है कि उसको अपना रिचर्डसन जो था उसको एक निगल था सॉर्ट ऑफ, अच्छा ओके, तो वो अपना वो लास्ट ओवर नहीं डाल सकता था, तो मैक्सवेल को डालना पड़ा। तो जिनको लग रहा है भाई रीजन यही था, पहले तो मैं बता दूं, बट उस ओवर आते आते मतलब ऋतुराज आई थिंक 96 वगैरह पे आ चुका था, एंड उसके बाद जो उसने टेक ऑफ करा है वो लेजिट इमैक्युलेट था। इट इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम सो सीरियसली। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा जो कि सोशल मीडिया पे एकदम से उठ के आया है, ये तो आई थिंक ये आया भी है क्योंकि आईपीएल अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड जो भी ये चेन्नई और मुंबई के बीच में जो लड़ाई होती रहती है आपस में, गैंग वॉर्स जो होती है इनकी, एक इसका कोई यंगस्टर उठा लेंगे और ऋतुराज को उठा लेंगे, तो काफी क्रिटिसिज्म बनना है ऋतुराज गायकवाड़ पे। भाई मैं इस बारे में बात करने वाला था, एंड वो इसलिए बन रहा है क्योंकि आई गेस उसने वही की 22 बॉल में पहले 22 रन मारे, उसके बाद एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, क्योंकि इट साउंड सो अब्सर्ड अल्टीमेटली, जो बंदा 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से मारा, जिसने बचाई है इनिंग्स पूरी, वरना तो बहुत ईजिली हारते हम लोग वाला मैच जिस तरीके से जा रहे थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे एक्सीलेट करना भी कितना मुश्किल होता भाई, जिस तरीके से उसने करा है वहाँ पे। मतलब मैं बहुत ब्लंटली अगर कहूँ, इट इज़ जेन्युइनली सैड टू सी कि लोग ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। एंड ये
प्रूफ है इस चीज़ का कि जनरल पब्लिक में कितनी कम अवेयरनेस है अबाउट हाउ द गेम इज प्लेड। इस चैनल के थ्रू हमारा पर्पस भी यही है कि गेम की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग और एक बेसिक सेंस होना गेम का, वो शायद हम लोग कुछ स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू आवर वीडियोस। क्योंकि कोई बंदा ऐसे ओपिनियन लेके ट्विटर पे आता है ना, मुझे दो चीज़ें आती हैं दिमाग में सिर्फ, या तो ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है फॉर लाइक्स एंड फॉर रीट्वीट्स विच आई गेट, या तो ये सही में बेवकूफ़ है। और अगर पहली वाली चीज़ है तो यू कैन से कि इट्स सो डिस्गस्टिंग एंड ऐसा क्यों कर रहा है, पर कर रहा है। हाँ। बट अगर जेन्युइनली सेकंड वाला केस है जहाँ पे वो खुद सही में ऐसा फील करता है और उसको, और वो इतना अपने आप को इतना तोप भी समझता है कि वो पब्लिकली उस चीज़ को वॉइस करके बहुत कूल भी लग रहा है, राइट। तो आई होप कि कुछ लोग उसको कॉल आउट करने वाले भी होंगे भाई। मतलब मैंने ऐसे एक अकाउंट को पकड़ के कॉल आउट भी किया था ट्विटर पे कि तुम क्या बातें फैला रहे हो यार पब्लिकली, कैसे नैरेटिव्स क्रिएट करके दे रहे हो। पीपल आर सेइंग कि पहले के 22 बॉल पे ऋतुराज के 22 रन थे और इवेंचुअल स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से ऊपर का था, तो उसमें इन लोगों ने एक टेक्निकल टर्म निकाले इवेंचुअल स्ट्राइक रेट का, और कूल बनने के लिए बोल रहे हैं कि गोज ऑन टू शो व्हाई इवेंचुअल स्ट्राइक रेट डज नॉट मैटर बिकॉज अल्टीमेटली इन 22 बॉल के चक्कर में इंडिया हार गई। और मैं अपना सर पीट रहा था बैठ के कि तुम क्या बकवास कर रहे हो यार सोशल मीडिया पे आकर, राइट। क्रिकेट ऐसे नहीं खेला जाता है, प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। क्योंकि आई एम श्योर इन ट्विटर अकाउंट्स के चलते हुए, इन इंस्टाग्राम अकाउंट्स के चलते हुए काफी ऐसे लोग होंगे जो कि जेन्युइनली इनको फॉलो भी करते होंगे। आई थिंक नैरेटिव तो प्रॉपर बनता है, एंड ये इसी में ये आई डू थिंक जेन्युइनली, क्योंकि ये ऋतुराज वाला ज्ञान तो मुझे एक्चुअली पता ही है, क्योंकि सीएसके फैंस बहुत अनभक्ति से बैक करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ को भी, विच इज ऑल्सो नॉट राइट। क्योंकि समटाइम्स जब चीज़ नहीं होती सही तो आप उसको भी ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहोगे तो वो भी सही नहीं है, तो बोथ एंड्स पे गलत होता है ये चीज़। बट स्पेसिफिकली इन दिस केस अगर ऋतुराज गायकवाड़ को कॉल आउट करा जा रहा है, इट इज़ सरप्राइजिंग भाई कि कैसे हो सकता है। मैं लेजिट बता रहा हूँ बिकॉज इट इज़ आवर जॉब, तो ट्विटर पे होने का तो है, मैं एक्टिव भी रहता हूँ उस पर वो स्पोर्ट्स के थ्रू। वरना मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं पर्सनली मैं कभी ट्विटर पे नहीं रहा हूँ, ना कभी मेरा प्लान है आगे बनाने का, कि मैं जब तक अलग था ट्विटर से तो मैं बेटर था। अच्छा, मुझे तो बहुत मज़ा आता है मुझे मज़ा किस बेसिस पे आता था तुम्हें? भाई जो लोग लिखते हैं उस पर फिर कमेंट करो कुछ कि भाई क्या कर रहे हो, तो वो इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रीक ना। हाँ वो तो है, वो तो है। तो सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा उससे। हाँ, तो मुझे सोल्यूशन नहीं, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए मुझे डिसअपॉइंटमेंट होता है कि तुम ऐसे अज्ञानता क्यों फैला रहे हो भाई इस चीज़ को। मतलब वो होता है ना कि इतना गलत कैसे हो सकता है कोई। हाँ। तो वही है, ये मेरे अंदर भी पता नहीं क्या ट्रेट है, बट मुझे बहुत वो लगता है भाई कि एक अंदर से आग जल रही होती है कि तुम कैसे बोल सकते हो ये सब चीज़ें और लोग कैसे मान रहे हैं इस चीज़ को। सो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा देख के यार कि ऋतुराज गायकवाड़ को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बात के लिए। एंड इनफैक्ट अभी इफ आई जंप टू द एंड ऑफ द गेम फॉर अ बिट, जब प्रसिद्ध कृष्णा ने वो ओवर डाला लास्ट का, उसके ऊपर हम अभी आएंगे, तो फिर ना वो भाई जो तुम कह रहे हो मुंबई लॉबी और सीएसके लॉबी का जो चल रहा होता है, तो मुंबई लॉबी से कुछ लोग जो है वो स्क्रीनशॉट्स लेके डाल रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा का इंस्टाग्राम अकाउंट से। उस पर कई लोगों ने उसको गाली वाली दी होगी, वो होता ही है हर प्लेयर के साथ। तो उसमें जिस अकाउंट ने गाली दी ना, उसमें कोई सीएसके से कोई रिलेशन है उसका, ना कोई ऋतुराज से कोई रिलेशन है, पर वो लिख ऐसे रहे कि वाई आर ऋतुराज फैंस अब्यूजिंग प्रसिद्ध कृष्णा एंड हिज फैमिली। तुम्हें कैसे पता वो ऋतुराज का फैन है? क्या वो पता वो इंडियन टीम का फैन हो? राइट। और गुस्सा हो रहा है बिकॉज हर प्लेयर के साथ होता है, क्राउड है ऐसी यहाँ पे। बट वही वो नैरेटिव क्रिएट करने के लिए आपको लगा रहना है एक दूसरे के पीछे। तो मुझे बुरा इससे भी लगता है बिकॉज अगर मैं यहाँ बैठ के मेसी वर्सेस रोनाल्डो कर रहा हूँ या देख रहा हूँ तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मेरी कंट्री की नहीं है भाई। तो मुझे मतलब अर्जेंटीना से नहीं, मुझे मतलब मेसी से। मैं वो ड्रामा करने वालों में से नहीं हूँ कि भाई नहीं अर्जेंटीना को जीतना चाहिए, सिर्फ मेसी से मतलब है भाई। मेसी का स्पेन से खेल रहा तो मैं स्पेन को करता था। बट ये अपनी कंट्री है और हम स्पोर्ट में बेस्ट हैं, और अपने कंट्री के ऐसे सारे प्लेयर हैं, हम चाहते हैं हर कोई अच्छा करे, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं टू द पॉइंट कि लोग मतलब जैसे धोनी फैंस फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि अच्छा वो वर्ल्ड कप हार गए उसके लिए, राइट। वो नीचता हो जाती है बहुत ज्यादा। और ये कल्चर मुझे लगता था कि क्रिकेट से काफी हद तक दूर है अभी, बट सोशल मीडिया जब से आया, जियो तब जब से आया है। अच्छा, एक और ऐसा कल्चर आया जो कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ, पर वो मैं आईपीएल वाले पार्ट में कहूँगा। बट हाँ, कंटिन्यू। तो अल्टीमेटली लास्ट ओवर में भाई इट वाज अ गेम चेंजिंग ओवर फॉर अस बिकॉज 30 रन आ जाते हैं, एज आई सेड बिफोर।
ईजिली यहाँ पे कम से कम 10-15 रन एक्स्ट्रा गए थे एंड यही चीज़ हॉन्ट कर सकती थी ऑस्ट्रेलिया को। बट किस्मत देखो भाई, मैक्सवेल के थ्रू ही लिखा था जीतना एंड मैक्सवेल ने ही जिता दिया, अल्टीमेटली कॉम्पनसेट कर दिया। एंड इन हाइंडसाइड व्हेन यू गेट टू नो कि उसकी मतलब इट्स नॉट लाइक उसको जानबूझ के बॉलिंग कराई गई थी, मजबूरी थी, तो फिर यू अंडरस्टैंड एंड सिंपैथाइज विद हिम। तिलक वर्मा के लिए तुम क्या कहोगे? बिकॉज उसने भी अभी एक नॉट आउट इनिंग्स खेली है, एक एंकर इनिंग्स खेली जो कि छुप गया पीछे ऋतुराज के। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिज इनिंग्स? आई थिंक सही था उस टाइम पे, जिस स्ट्राइक रेट पे वो बंदा एक्सेलरेट कर रहा था ऋतुराज गायकवाड़, आई डोंट थिंक कि तिलक वर्मा को भी उसी लेवल पे करने की जरूरत थी। एंड एट द सेम टाइम वो एकदम स्टीव स्मिथ भी नहीं बन गया कि भाई टिका ही रहूंगा मैं, सिर्फ और कुछ करूंगा ही नहीं। यहाँ पे रन उसने भी बनाए, अच्छी स्ट्राइक रेट से भी बनाए, बट हाँ जिस लेवल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए, आई डोंट थिंक उस टाइम पे इतना रिस्क लेने की जरूरत थी फॉर तिलक वर्मा की मेरे को भी उसी स्ट्राइक रेट से खेलना है। तो आई थिंक अच्छा ही था उसकी। बाय द वे स्मिथ की बात कर रहे हैं, ये स्मिथ और ये जैम्पा वगैरह सबको रेस्ट दिया गया था इसके लिए और उनको बोला तुम वापस जाओ ऑस्ट्रेलिया, मस्ती करो, अब आएंगे भी नहीं। राइट, तो ये गए सीधा रेस्ट के नाम पे सीधा ऑस्ट्रेलिया ही गए वापस, तो उनकी मस्ती शुरू है भाई वहाँ पे। बट हाँ, कमिंग टू सेकंड इनिंग्स, पहले के 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के जो है 67 रन बन जाते हैं, पर 2 विकेट भी लूज कर देते हैं। एंड ऑन पेपर दिस वाज अ मच बेटर पावर प्ले परफॉर्मेंस देन इंडिया, क्योंकि 43 रन से हमारे भी हमारे 43 रन से हमारे भी 2 विकेट गिरे हुए थे, तो हमसे रन भी ज़्यादा मारे और विकेट 2 ही गिरे हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, अर्शदीप सिंह और आवेश दोनों विकेट ले लेते हैं यहाँ पर। अर्शदीप सिंह आई थिंक अपने कौन आउट होता है, इंग्लिश आउट हुआ था और अपना हार्डी आउट हुआ था। हाँ, तो हाँ, इन दोनों का विकेट आता है। एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि नहीं अपना ट्रैविस हेड आउट होता है। हाँ, वही मैं भूल गया था। एरन हार्डी तो इनफैक्ट अपना मैक्सवेल के साथ खेल रहा था थोड़ी देर तक, तो ट्रैविस हेड को आउट करता है आवेश एंड अर्शदीप सिंह आउट करता है अपना इंग्लिश को। क्रेडिट टू देम, आउट करा सही। यहाँ पे एक सोचने वाली बात पता है क्या? प्रसिद्ध कृष्णा को सिर्फ एक ओवर दिया जाता है यहाँ पे, सिर्फ एक ओवर के बाद हटा दिया जाता है और पहले ओवर में दिख रहा था कि आज स्ट्रगल करेगा। पता है क्यों? और ये चीज़ हमने पहले जो मैच होता उसके पॉडकास्ट में भी कहा था, पिछले मैच में भी हमने कहा था कि चलो रन दिए लेकिन विकेट ले लिया, ही इज डूइंग हिज जॉब। वो विकेट किस पे आए थे? जो 2 यॉर्कर्स डाली थी उसने डेथ ओवर्स में, इफ यू रिमेंबर। उस तरह की अगर आप डालोगे तो कोई भी बोल्ड होगा। पहली बार तो क्रेडिट उसके लिए जाता है प्रसिद्ध कृष्णा को। पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो पहला ओवर था इसने सारी पिटाई ट्रैविस हेड से खाई है, 6 की 6 बॉल ट्रैविस हेड ने खेली थी। क्यों पिटाई खाई थी? हमने कैसे डिस्कस करा कि प्रसिद्ध कृष्णा की जो स्ट्रेंथ रही है वो होती है जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ वाली बॉल डालना, वहां से बिकॉज ऑफ हिज एक्शन एंड बिकॉज ऑफ हिज हाइट थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, एक निप मिलता है बॉल पे, एंड वहां से बैट्समैन को आप सरप्राइज की तरह लेके जा सकते हो कि बहुत स्किड करके बहुत तेजी से बढ़ के आई है बाउंस करके। ये चीज सब कॉन्टिनेंट टीम से अगेंस्ट बहुत यूजफुल है, बट सेना कंट्रीज वाले, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अपना न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों कंट्रीज के जो बैट्समैन है ना, ये बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इसमें। मैं एक बार 10th क्लास में जब था, तो एक मतलब तुम्हें याद होगा वो साउथ अफ्रीका वाली टीम गई थी, उनके साथ में खेलने गया था। ये इंडिया में ही मैचेस हो रहे थे, दिल्ली एनसीआर में। और मैं ओपनर था, मेरे साथ का जो बंदा था वो लेफ्ट हैंडर था, वो कैप्टन था टीम का। तो हम होंगे सारे ऐसे ही 14-15 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो उसने मुझे खेलते हुए देखा था स्पिनर्स को, और होता है ना कि मैं मिडिल लेग की बॉल को भी फ्लिक करके लेग स्टंप पे मार दे रहा हूँ, बहुत आराम से डोमिनेट कर रहा हूँ स्पिनर्स को फ्रंट फुट बैक फुट पे। तो मतलब उसने कहा कि मतलब दिस इज समथिंग न्यू, बिकॉज वहाँ पे बचपन से ये चीज़ नहीं देखते आ रहे होते लोग। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे, इसमें क्या बड़ी बात है। हम तो वेट ही कर रहे होते थे कि स्पिनर्स आए तब उन्हें डोमिनेट करना शुरू करें। और फिर एक जो मेरा लास्ट मैच था, मुझे याद है 4-5 मैचेस खेले थे, उसमें मैंने उसको देखा था, एक पेसर था, वो ना जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ वाली बॉल डालता है, एकदम प्रॉपर बाउंसर नहीं थी, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, और उसने उसको स्पॉट करते ही तुरंत बैक फुट पे वेट ट्रांसफर करके छक्का मार दिया पुल का। ओके। और मैं लेजिट सरप्राइज था उस टाइम पे। मैंने उसको जाके कहा था बैटिंग करते वक्त कि भाई दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर एन इंडियन बैट्समैन एट दिस लेवल, कि आपने इतनी जल्दी पिक कर लिया कि बॉल कहाँ पिच करने वाली है, जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, आपने इतनी जल्दी पिक कर लिया कि आपके पास टाइम था इतना ज़्यादा कि आप बैकफुट पर जाके वेट ट्रांसफर करके उसको पुल का छक्का मार पाए। राइट। वो सिर्फ ना बचपन से आता है, जैसे कि हम लोगों को स्पिनर्स की तरह खेलना आता है। और वो चीज़ प्रसिद्ध कृष्णा का ही फोर्टे है कि जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ से आप बाउंस कराओ। सेना कंट्रीज के बैट्समैन स्पेशली ना T20 फॉर्मेट आप टेस्ट में सेटअप कर सकते हो, वैसे शायद उतना स्ट्रगल नहीं करेंगे। एंड ट्रैविस हेड के अगेंस्ट हमने एग्जैक्टली वही देखा कि आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाल रहे हो, बहुत वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप डाल रहे हो,
इतना गैप मिल रहा है उसको, इतना रूम मिल रहा है अपने आर्म्स फ्रीज करने का, वो थ्रू दी ऑफ साइड मारे जा रहा है बॉल खड़े खड़े। हमने फाइल में भी देखा था कैसे उसको अगर रूम नहीं दोगे तो वो स्ट्रगल करता है। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने, और वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में था, क्या उसे सीखनी थी ये चीज? क्या क्या चल रहा था एग्जैक्टली? ये प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि आई थिंक ये मैच पूरा ही उसका काफी गंदा गया, कुछ 17 समथिंग की इकोनॉमी से रन खाया है। आई डोंट थिंक एक रिकॉर्ड है, मोस्ट रन्स कंसीडर्ड बाय एन इंडियन इन टी20। हे भगवान, अच्छा मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 17 तो कुछ ज्यादा ही है। 67-68 रन कुछ खाए हैं उसने। हाँ, और एक भी विकेट नहीं लिया ना अल्टीमेटली। मेन चीज वही है, क्योंकि लास्ट मैच में भी जब उसने ले लिए थे 3 विकेट, तो हम यही कह रहे थे कि विकेट ले लिए, रन दे दो, ठीक है। बट जब विकेट ही नहीं लिए, फिर आपने रन भी इतने ज़्यादा खा लिए, तो वो प्रॉब्लम दिख ही रही है। एंड प्रसिद्ध कृष्णा, हम लोग कह रहे हैं पिछले 2-3 पॉडकास्ट से कि ही माइट बी द गाय जिसको अल्टीमेटली शायद चूज करा जाए स्क्वाड के अंदर। अर्शदीप बिश्नोई हैड अ गुड गेम। अर्शदीप, बिश्नोई एंड अपना ये प्रसिद्ध कृष्णा, हो सकता है इनमें से किसी को चूज करा जाए, राइट? तो ही इज नॉट एक्चुअली मेकिंग अ केस फॉर हिमसेल्फ राइट नाउ अहेड ऑफ बिश्नोई स्पेशली, एंड अर्शदीप का इट रिमेन्स टू बी सीन। एंड फिर वही अगले जो 4 ओवर होते हैं उसमें भी एज यू सेड बिश्नोई अपना ट्रम्प करके देता है। बिश्नोई वंस अगेन हैड अ वेरी गुड गेम। आई थिंक 2 विकेट लिए उसने इस बार, पिछले 3 विकेट लिए थे। 8 इकोनॉमी से रन भी खाए इन अ गेम जहाँ पे 200 से टारगेट मिल रहे हैं। आई थिंक बिश्नोई इज द स्टैंड आउट गाय इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। सिर्फ एक ही ब्राइट स्पॉट मुझे दिख रहा है अभी इन 3 T20 से निकलते हुए। बट ये 6 से 10 ओवर के बीच में भी ना एक ओवर था जिसने पूरा गेम पलट दिया था, कि मैं आपको बताता हूँ। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया के 105 रन थे, 6 ओवर में 67 रन थे। मतलब कि 6 से 10 ओवर के बीच में 4 ओवर होते हैं, इसमें 38 रन आए हैं। इन 38 रन में से 23 रन सिर्फ एक ओवर में आए थे, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा का सेकंड ओवर था। अच्छा, ओ। बाकी 3 ओवर मिला के टोटल में सिर्फ 15 रन ही आए थे। ओके। तो इस एक ओवर की वजह से ओवरऑल टीम के रन रेट जो है 10 के ऊपर निकल गई एट हाफ टाइम, हाफ वे थ्रू द इनिंग्स। और वही था, 1 सेकंड प्रसिद्ध कृष्णा उसी चीज में स्ट्रगल कर रहा था। एक चीज में यहाँ पे सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में थोड़ा सरप्राइज था, उसने पहला ओवर अक्षर पटेल से 9th ओवर डलवाए इनिंग्स का। वो उसका पहला ओवर था। पहले के 8 ओवर तक एक भी ओवर डलवाया नहीं अक्षर पटेल से, क्योंकि अगर मैक्सवेल सामने बैटिंग कर रहा है, आई थिंक अक्षर पटेल से थोड़ा पहले बॉलिंग करा सकता था, गिवन कि वो स्ट्रगल करता है थोड़ा सा। पिछले मैच में भी अक्षर पटेल ने उसका विकेट लिया, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट भी थोड़ा स्ट्रगल करता आया है वो। तो आई थिंक वो शायद ट्राई कर सकता था उस टाइम पे अक्षर पटेल को जल्दी, बट ठीक है, लर्निंग कर्व ही है, वो भी नया कैप्टन है। अब आते हैं हम लोग 10 से 15 ओवर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे अनदर 40 रन आते हैं एंड इट वॉज अ वेरी गुड फेस फॉर इंडिया इन माय ओपिनियन, क्योंकि आप सिर्फ 40 रन दे रहे हो 5 ओवर में। इट इज इकोनॉमी ऑफ 8, जहाँ पे आपको इकोनॉमी 11-12 की चाहिए हुई, राइट। तो आई थिंक बहुत अच्छा फेस था। एंड यहाँ पे 2 विकेट भी गिर जाते हैं, बिश्नोई और अक्षर दोनों विकेट ले लेते हैं यहाँ पे। एंड पॉइंट वही था यहाँ पे यार कि होल्ड बहुत अच्छा बना लिया था, और आखिरी के 5 ओवर में इतने ज़्यादा, आई थिंक कुछ 78 कुछ रन रह गए थे लास्ट 5 ओवर्स में चेस करने को। तो अब आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा रन रह गए। ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15-16 कुछ रन पर ओवर की रन रेट आ जाती है निकल के, और 5 विकेट आपके ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो बहुत ईजी है यहाँ से कि आप गेम पे पंजा अपना कस लो, क्योंकि मारने जाएंगे तो विकेट थ्रो करने का रिस्क है, राइट, और विकेट बचाने जाएंगे तो रन निकल जाएंगे। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को विकेट बचाते हुए मारना, दोनों एस्पेक्ट सही करने थे अपने। एंड आई वोंट इवन से कि ऐसा बहुत ज्यादा कुछ सही करा है, इट वाज जस्ट द ब्रिलियंस ऑफ मैक्सवेल, राइट। वेड के लिए आई थिंक वेड ने वो इनिंग्स खेली जो तिलक वर्मा ने खेली थी। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट वेड, बिकॉज़ लास्ट मैच में भी उसने एक ऐसी नॉट आउट इनिंग्स खेली थी। आई थिंक अच्छा खेल रहा है वेड इस पूरी इनिंग्स में, जितने भी 3 मैचेस हुए। लास्ट मैच में भी उसने, ही वाज द ओनली गाय जिसने रन मारे थे अल्टीमेटली। एंड इस मैच में भी अगेन मैं वही कहूँगा कि जब एक एंड से एक बंदा ऐसे पागलों की तरह खेल रहा है जैसे मैक्सवेल ने खेला है, क्योंकि उसने सेंचुरी भी मार दी और उसने भी 200+ की स्ट्राइक रेट से ही खेला है। तो जब एक बंदा मैक्सवेल की स्पीड से खेल रहा है, देन यू डोंट हैव एनी रीजन कि आपको भी अपना विकेट थ्रो करना है। उससे खुद भी स्ट्राइक रेट अच्छी थी उसकी, ऐसा नहीं कि स्लो खेल। मैं वही कह रहा हूँ कि वो एंकर रोल था, पर वो स्टीव स्मिथ वाला रोल नहीं था, उससे बेटर ही था अल्टीमेटली। एक बंदा जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो मुझे लगता है स्टॉइनिस है। स्टॉइनिस का वर्ल्ड कप भी बहुत खास नहीं गया था, और इस मैच में भी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखा मुझे। ऐसा लग रहा था कि अपनी बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था उसका। तो मतलब फॉर LSG फैंस थोड़ा उसको देखना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा फॉर देम गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज 3 डायमेंशनल प्लेयर होता है वो। तो टिम डेविड भी 0 पे आउट हो जाता है फॉर मुंबई इंडियंस फैंस, वो भी सोचने वाली बात है। आखिरी के 5 ओवर में एज ए सेट 78 रन चाहिए थे, एंड आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए थे। इसका मतलब पहले के 4 ओवर में भी आप 50 से ज़्यादा रन खा चुके हो।
57 रन खा चुके हो, विच इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो पहली बात तो ये कि कृष्णा ने आखिरी के ओवर में 21 रन खाए, बट ऐसा नहीं कि उससे पहले के 4 ओवर में भी हम बहुत अच्छा कर रहे थे। हाँ. वो नैरेटिव भी सही बताना ज़रूरी है। एंड उसमें बात थोड़ी बात मैं अर्शदीप सिंह की भी करना चाहता हूँ, बिकॉज वंस अगेन काफ़ी एक्सपेंसिव गया है। एग्जैक्टली आई थिंक फिर से 11 की इकोनॉमी रही है। एक विकेट इनिशियल पावर प्ले में मिल गया था, बट इफ़ यू आर प्लेइंग एज समवन जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, मिडिल ओवर्स में भी करेगा, डेथ ओवर में भी डालेगा, बेसिकली आपका मेन बॉलर की तरह बैट कर रहे हो, यू हैव टू डू बेटर यार। हाँ. तीनों मैचेस में उसकी इकोनॉमी आई थिंक 10-11 की रही है। राइट. बहुत ज़्यादा विकेट्स भी नहीं आए हैं अभी तक। हमने वो पहले मैच में देखा था, उसकी वाइड्स की भी प्रॉब्लम बहुत थी। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिज परफॉर्मेंस? आई थिंक है वो इम्प्रूव करना डेफिनेटली उसे करना पड़ेगा। एंड इन तीनों मैचेस में तो कुछ भी स्पेशल स्पेशली अर्शदीप सिंह के थ्रू नहीं देखा मैं अभी तक। इनफैक्ट आई थिंक इन 3 मैचेस का देखेंगे तो रवि बिश्नोई हैज़ बीन दैट गाय हु हैज़ स्टूड आउट इन सब में। एटलीस्ट 3 में से 2 मैचेस में तो करा ही है उसने। एंड अर्शदीप सिंह विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग ऑल्सो, क्योंकि T20 में तो अब तक तो आई थिंक ही वॉज मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि शोर शॉट होगा ही कि इस बंदे को तो लेंगे ही लेंगे हम लोग T20 वर्ल्ड कप की उसमें टीम में। बट जैसी अभी परफॉर्मेंस रही है उसकी, लाइक अभी तक तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला अर्शदीप सिंह के थ्रू। एंड व्हाट अबाउट आवेश खान, तुम्हारा फेवरेट? ओ भाई, आवेश खान का तो क्या ही बोले। आई थिंक आवेश खान के भी 1 विकेट लिया था उसने, बट उसकी भी इकोनॉमी 10 के आसपास थी। 9 के आसपास की है। मतलब अक्षर पटेल उसके स्टार्ट्स काफी सिमिलर है। ओके ओके। आई थिंक मैं कहूंगा, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बट आई थिंक ही वाज डिसेंट। राइट। आई डोंट थिंक ही वाज बैड। आल्सो गिवन द फैक्ट कि बहुत टाइम बाद आ रहा है। एंड वही बात होती है ना कि स्टैट्स हर चीज नहीं होती है। ही डिड लुक थ्रेटनिंग एट टाइम्स। अर्शदीप सिंह के साथ प्रॉब्लम मुझे वही लगती है कि ऐसा लगता ही नहीं कि बैट्समैन डर रहा है उससे। थोड़ा मुझे ये लगता है। आवेश खान के पास थोड़ा पेस भी है, निप कर सकता है बॉल को, थोड़ा बहुत गेम सेंस है, उसको पता है कैसे रन बचाने। तो आई थिंक और इतने टाइम बाद भी खेल रहा था तो प्रेशर था उसके ऊपर भी। आई थिंक फेयर प्ले टू हिम, ही हैड अ डिसेंट गेम इन माय ओपिनियन, सो डिड अक्षर पटेल। ऑल्दो आई थिंक अभी निकाल देंगे जैसे ही वो आ जाएगा अपना, पॉसिबली राइट, विच इज इतना प्रेशर के अगेंस्ट से इतना परफॉर्म कर रहा है। अर्शदीप सिंह को पता है वो खेलने वाला है। हाँ, बट स्टिल बीइंग मोर एक्सपेंसिव इन एवरी गेम, आई थिंक अर्शदीप सिंह थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है मेरे लिए। ये तो डू यू थिंक हम लोग जो मैच हारे, क्योंकि पहले 2 तो हम जीत गए इसलिए मैं कह नहीं सकता था, बट 222 रन अगर हम लोग बना रहे हैं फिर भी हार रहे हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ आवर बॉलिंग। भाई तभी तो मैं कह रहा हूँ ऋतुराज को क्या ब्लेम कर रहे थे। हाँ राइट, क्योंकि 222 अगर बना दिए तो अगर 11 रन से भी ज्यादा चाहिए आपको हर बॉल पे, तो फिर तो इट इज अ मोर देन डिफेंडेबल टारगेट। हर ओवर में सॉरी। तो अगर वहां पे भी हम लोग उस चीज को नहीं कर पा रहे कंटेन, तो आई थिंक इट्स ऑन आवर बॉलर्स एंड पर्टिकुलरली ऑन आवर पेसर्स। स्पिनर्स हैव बीन गुड, ऐसा नहीं स्पिनर्स ने बुरा करा है। एंड पेसर्स में प्राइमरली 2 guys, कृष्णा एंड अर्शदीप सिंह, व्हिच इज व्हाई मैं थोड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। राइट। कमिंग ऑन टू द लास्ट ओवर, लिटरली एक भी बॉल ऐसी नहीं थी जो कि लगा कि कॉन्फिडेंस से डाल रहा है प्रसिद्ध कृष्णा। एक तो फुल टॉस ही उसने बना के फेंक दी थी जो ऑलमोस्ट नो बॉल हो जाती है। आई थिंक सेकंड लास्ट डिलीवरी थी वो। एंड मतलब ऐसा होता है ना कि गोइंग इनटू द लास्ट ओवर आपको बॉलर की बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा है कि ये खाएगा आज मार। मुझे लगता है सबसे बड़ी हार वो है प्रसिद्ध कृष्णा की, नॉट कि उसने गेम हरवा दिया इंडिया को, बट द फैक्ट कि लास्ट ओवर शुरू करने से पहले ही आपको लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से कि ये आज ये गेम दिलवा देगा दूसरी टीम को। मैक्सवेल ने नो डाउट बहुत तगड़े शॉट्स मारे हैं, कोई डाउट है ही नहीं उसमें उसकी ब्रिलियंस पे, बट प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत गंदी बॉलिंग करी। आप 6 की 6 बॉलें जाकर देखो, या तो स्लॉट में डाल रहा है या तो इतनी वाइड फेंक रहा है कि आदमी के पास पूरा टाइम है अपने हाथ फ्रीज करके रूम को एक्सप्लॉइट करने का। एंड मैक्सवेल जैसा बैट्समैन उस चीज़ को थोड़ी बख्शेगा यार। आई थिंक बहुत गंदी बॉलिंग थी लास्ट ओवर में, वन ऑफ द वर्स्ट ओवर्स आई हैव सीन इन दिस सीरीज। मैं तो इतना बोलूंगा, और क्या ही क्रिटिसाइज करूँ। आई थिंक द टीम मैनेजमेंट ऑल्सो नोज दिस। ऑल इन ऑल वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव ये है कि गेम इंटरेस्टिंग था और सीरीज इंटरेस्टिंग हो गई। तो अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज आखिरी 2 गेम्स ही मजा आएगा। एंड वही ये बात कि यार बैटिंग ने तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हमें दिए निकाल के तीनों मैचेस में, बट बॉलिंग से यू कांट रियली पॉइंट आउट अपार्ट फ्रॉम बिश्नोई में भी, जिसने बहुत अच्छा इंप्रेसिव कुछ करके दिखाया है हम लोगों को। एंड यू वंडर कि अगर बुमराह एंड सिराज और मोहम्मद शामी ना हो तो फिर पेस लाइनअप में आगे कौन होगा। राइट। तो वो नेक्स्ट लीडर ढूंढने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक नेक्स्ट लीडर ऑल्दो वी कैन से कि सिराज बन सकता है, तो उसकी एज काफी कम है इन दोनों से, बट सपोर्टिंग रोल में फिर हमें लोग चाहिए होंगे। एंड दीज गाइज जेन्युइनली हैव टू इम्प्रूव अ लॉट।
आई नो पिचेस बहुत अच्छी थी, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के, बट ये दिस इज नो एक्सक्यूज। जो लास्ट ओवर डाला है कोई भी बंदा मारता है ऐसी बॉलों पे। सो लेट्स सी अब क्या करती है सीरीज आगे जाके। बट मूविंग ऑन टू अ लास्ट टॉपिक, मुंबई इंडियंस की थोड़ी बातें करनी है हम लोगों को, आईपीएल की थोड़ी बातें करनी है। जसप्रीत बुमराह के साथ जो हुआ तुम्हें पता है अभी क्या क्या सीन हुआ? जरा बताओ सबको क्या हुआ अभी जो स्टोरी वोरी डाली ना उसने, आई थिंक कुछ ऐसे रूमर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि आई एम नॉट रियली श्योर, बट ऐसे कुछ रूमर्स हैं कि मे बी जसप्रीत बुमराह को ऑफलोड कर रही है मुंबई इंडियंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसने एक स्टोरी डाली है, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर समथिंग कुछ करके। समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट। हाँ राइट, तो टू काइंड ऑफ शुश ऑल दोस पीपल कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। बट मैं जो कहने, अच्छा ये एंगल मैंने नहीं सोचा। अच्छा मेरे सामने यही आया था सबसे पहले कि वो उनके लिए कह रहा है जो डाउट्स रेज कर रहे हैं। हाँ मुझे यही लगा भाई, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ऐसे इंटरप्रेट करा है कि ये मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट बोल रहा है। अच्छा ओके। मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आई थी, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है फुटबॉल वाली चीज़ आ रही है क्रिकेट में, वो ये है कि लाइक गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक शायद ये चीज़ बढ़ती जाए, थोड़ी रूथलेसनेस आए इन टर्म्स ऑफ जो क्लब्स में। हाँ, विच इज़ कि जैसे अभी बुमराह बाई चांस इफ ही इज ऑफलोडेड, एंड जब अभी हार्दिक पांड्या आया था तो इतने ज़्यादा रूमर्स बने इस टाइम पे कि वो रोहित शर्मा के उसके आ रहा है कि रोहित शर्मा को निकाल देंगे वो लोग एंड हार्दिक पांड्या आएगा, विच इन इटसेल्फ साउंड सो स्टूपिड, क्योंकि रोहित शर्मा ने आपको 5 ट्रॉफी लाके दिए हैं। बेसिकली मुंबई इंडियंस इस टाइम पे जिस पेडिस्टल पे है वो रोहित शर्मा बेसिकली लेके आया। और ऐसा भी नहीं कि पहले लाया था अब नहीं कर रहा, लास्ट सीजन भी प्लेऑफ्स तक पहुंचे लेके। हाँ राइट, आई नो कि वो कहेंगे कि नहीं बट वो तेंदुलकर की टीम है। पॉइंट इज तेंदुलकर ने ऑब्वियसली तेंदुलकर की टीम है, बट उस चीज़ को आगे लेके जाने वाला बंदा रोहित शर्मा है। तो ये जो चीज़ आ रही है धीरे धीरे क्रिकेट के अंदर, क्योंकि ये फुटबॉल में तो बहुत सालों से है, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ऐसी चीजें क्रिकेट में होंगी। बट रूथलेसनेस इन व्हाट सेंस तुम लाइक बेसिकली अगर बुमराह को निकाल देते हैं लोग, इसमें रूथलेसनेस क्या है? लाइक बेसिकली थोड़ा बेवकूफी है भाई। क्या चीज? बुमराह को निकालना नहीं तो मतलब बेवकूफी अगर इट डज नॉट टर्न आउट इन देयर, मतलब अगर वो उनके फेवर में काम नहीं करता तो हम कहेंगे भाई तुम अपने नंबर 1, ये तो वो बात होगी कि बार्सिलोना मेसी को निकाल रही है रूथलेसनेस दिखाने के लिए। पॉइंट वो होगा ना कि अगर बुमराह अवेलेबल नहीं रह पाता है लगातार, भाई ये तो पॉइंट कहाँ से आ गया? वो सिर्फ एक ही सीजन तो नहीं खेल पाया, और वो अभी वर्ल्ड कप ईयर था। हाँ तो अभी इस बार खेलेगा वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेगा भाई। क्या डाउट है? अगर इंजरी हुई तो? कब हुई इंजरी? नहीं, अगर हुई तो होने को तो किसी को भी हो सकती है, बट द पॉइंट इज कि जितना इंजरी रिडन करियर रहा है बुमराह का, मे बी दे आर थिंकिंग कि शायद उस लेवल पे हमें नहीं कर सकता। तो उस प्रोजेक्ट से तो हार्दिक पांड्या को लेने का क्या सेंस था भाई? हार्दिक पांड्या आईपीएल तो लास्ट सीजन भी खेला है। कितना इंजरी प्रोन है वो देखो। अभी पता चले भी उसके लिगामेंट इंजरी एग्रीवेट हो गई, वो खेल ही नहीं पाया आईपीएल इस साल, तो क्या पर्पस है लेने का? और उसको तो तुम ऐसे बंदे को कैप्टन बनाओगे जो कि इतना इंजरी रिडन है। ओके, रोहित शर्मा एटलीस्ट इंजर तो नहीं होता, हमेशा मैच फिट तो होता है। हाँ, आई थिंक वो हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा वाला वो नहीं था कि वो इंजरी रिडन है या फिर कुछ नया कैप्टन बना रहे इसलिए। हार्दिक पांड्या को लेने का क्या सेंस था? मेरा शायद ये था कि रोहित शर्मा मे बी 1-2 साल और देगा, उसका चला जाएगा, तो फ्यूचर कैप्टन जो हमारे होने वाला है, जो कि अगले 4-5 साल प्रोवाइड कर सकता है, मैं वो हार्दिक पांड्या अभी 30-31 का है। हाँ, 1-2 साल रोहित शर्मा कैप्टनसी करेगा तो 33 कुछ का होगा, उसका 4-5 साल प्रोवाइड करेगा कैप्टनसी। आई थिंक 3 साल तो कर ही सकता है। 3 साल कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है। रोहित शर्मा ने 10 साल कैप्टनसी करी है। तो रोहित शर्मा उस कैलिबर का भी तो था। हार्दिक पांड्या सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन, तो वो भी उस कैलिबर का होगा ही भाई। और वो भी कब आएगा? जब वो 33-30 समथिंग का होगा। वही ना, तो नहीं तो मैं कह रहा हूँ इधर वे दो आईपीएल में भी शिफ्ट वही चीज हो रही है और इंडियन क्रिकेट टीम में भी वही चीज हो रही है। तो हियर इज माय कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ओके, मुझे ये लगता है कि बुमराह, पहले तो जो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि वो स्टोरी उसने एक्चुअली में मुंबई के मैनेजमेंट के लिए डाली है। ओके, क्योंकि उसने मुंबई इंडियंस को भी अपैरेंटली अनफॉलो कर दिया है। हाँ, वो मैंने देखा, मैंने चेक कराई थी वो चीज। पर ये चीज में ये सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया गया इस चीज को। आई थिंक मीडिया हाउस ने क्लिकबेट बनाने के चक्कर में बोला है, बिकॉज इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि ये पहले भी मुंबई इंडियंस से फॉलो करता था कि नहीं। किसी ने अगर ये देखा तो मुझे कमेंट से बताना। ये सेम चीज अभी रोहित शर्मा के साथ हुई थी। नहीं, हाँ वो भी डिस्कस करना है अभी। मुंबई में बहुत केओस चल रहा है। राइट, क्योंकि बुमराह इंडियन क्रिकेट टीम को भी फॉलो नहीं करता है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि इंडिया छोड़ के आयरलैंड से खेलने जा रहा है। हाँ, तो ये, और लोगों ने रूमर फैलाना शुरू कर दिया था कि इसने आरसीबी को फॉलो करना शुरू कर दिया है। वो भी नहीं कर रहा आरसीबी को फॉलो। अच्छा, बेसिकली वो क्लब्स को फॉलो ही नहीं करता है।
तो ये रूमर फैला रहे हैं लोग कि उसने मुंबई को अनफॉलो कर दिया है। पहले तो प्रूफ लेके आओ कि वो पहले मुंबई को फॉलो करता था। कोई इतना वेला है जिसने उसको स्टॉक करा हो पहले और देखा होगा कि उसके लिस्ट में मुंबई इंडियंस है कि नहीं, तो वो लेके आओ भाई, हमने नहीं करा था स्टॉक। एंड आई वोंट ट्रस्ट दीज मीडिया आउटलेट जो ही कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है, और ये मिथ में बस कर देता हूँ सबके लिए। सेकेंड पॉइंट, अगर उसको ऑफलोड करने का चांस बन रहा है, कैन आरसीबी बी अ पोटेंशियल डेस्टिनेशन? यस फॉर श्योर, अभी उसके ऊपर आएंगे, बट ऑफलोड करने भी वाले हैं अगर, तो बुमराह का गुस्सा होना आई थिंक जायज़ है बिल्कुल ही, विच इज़ वाई वो शायद वो स्टोरी मैनेजमेंट के लिए डालेगा। ओके, सेकेंड रीजन स्टोरी डालने का क्या हो सकता है, उसको ऑफलोड नहीं कर रहे हैं, बट शायद बुमराह से इंप्रेशन होगा कि वो नेक्स्ट कैप्टन होने वाला है। अच्छा, हाँ, ये और अब हार्दिक पांड्या आ रहा है, तो अब शायद बुमराह की कैप्टनसी के चांस गए, और इसलिए शायद वो गुस्सा है थोड़ा। ये दो केसेस हो सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज को ना हर तरीके से एनालाइज करना जरूरी है, हर पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है। क्या लगता है, क्या लाइकली इन दोनों में से? सी, वो मैनेजमेंट वाली चीज़ तो मेरे दिमाग में पॉपअप करी नहीं थी, एंड बेसिकली शायद इसलिए नहीं करी थी क्योंकि उससे स्टोरी डाली है, तो मे बी इट इज़ मेंट फॉर द जनरल पब्लिक। इस सीन से मैंने करा था। और वो जो ये सेकंड जो एस्पेक्ट है, ये भी चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, एंड आई थिंक हो सकता है इसमें एक जेन्युइन केस, बट नाउ दैट हार्दिक पांड्या हैज कम इनटू दिस टीम, आई थिंक वो चांसेस गए, वो पक्का है कैप्टनसी। आई डोंट थिंक सो कैप्टनसी मिलने वाली है बुमराह को। जैसी रोहित शर्मा जाएगा वैसी हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी मिल जाएगी। आई थिंक शायद उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ हो डिफाइंड, क्योंकि वो एक गुजरात टाइटन से आ रहा है, सेम सैलरी है शायद, आई थिंक अभी जितनी वहाँ पे थी उतनी वहाँ पे। आई थिंक वो डाउनग्रेड तो नहीं करना चाहेगा अपने जो भी उसका स्ट्रक्चर था वहाँ पे। But it is so nuanced because हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस क्यों छोड़ी थी? Because he wanted to prove himself as a Exactly, captain. हाँ. And sort of a lot of respect उसने वो छोड़ दिया मुंबई इंडियंस को। वो वापस क्यों आ रहा है? क्या रीजन हो सकता है? और अगर वापस आ रहा तो एज अ कैप्टन कैसे नहीं आ रहा? बिकॉज जिनको नहीं लगता, मैं बता दूं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी रोहित शर्मा ही कैप्टन रहेगा। एंड आई थिंक रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में भी कैप्टन रहेगा, एंड आई थिंक वही होना भी चाहिए। तो क्या हार्दिक पांड्या ने अपना वो एम्बिशन गिव अप कर दिया है ऑफ बिकमिंग द कैप्टन? क्या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कहीं कि बीसीसीआई से भी कम्युनिकेशन है कि मे बी बिकॉज यू सो इंजरी लेडन, एंड क्योंकि शायद रोहित शर्मा 2025 तक कंटिन्यू करेगा चैंपियंस ट्रॉफी तक, उसके बाद हमें एक फ्रेश कैप्टन चाहिए, नॉट अ 33-year-old गाय, तो शायद अब हमारे प्लान्स में नहीं होने वाला, तो शुभमन गिल को बना दिया, या फिर अगर रखना भी है तो वी ट्रस्ट केएल राहुल मोर। तो अगर बीसीसीआई ने मना कर दिया कि मे बी यूर नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, तो उसने अपना एम्बिशन छोड़ दिया कि फिर मैं आईपीएल में भी कैप्टन बन के क्या करूंगा। ओके, और इसलिए वो कह रहा है कि अगर मुझे कैप्टन नहीं रहना तो गुजरात में रहने का और कोई पर्पस भी तो नहीं है, तो मैं अपने घर ही वापस चला जाऊँ। कुड दिस बी अ रीजन? डू यू थिंक दिस थ्योरी हैज अ सेंस? मतलब मुझे एक्चुअली में नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है ये, एंड काफ़ी पार्टीज इन्वॉल्व है इस चीज़ में। लाइक इवन इफ अगर बीसीसीआई ने ये चीज़ बोली, उससे कम्युनिकेट करी, क्या हार्दिक पांड्या के दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि क्या फिर कैप्टन बनने का सेंस ही क्या आईपीएल में? क्योंकि आई थिंक लाइक एक आईपीएल टीम को भी आईपीएल जिताना अल्टीमेटली एक ग्लोरियस चीज़ तो है ही, बट इट ऑल्सो एड्स अ लॉट ऑफ बर्डन है। बट लाइक क्या वो उस चीज़ को एज अ बर्डन समझेगा बहुत ज़्यादा? क्योंकि दो बार उसने कैप्टनसी करी है, दोनों बार फाइनल्स में लेके गया है, एक बार जिता भी चुका है, सो ही सर्टनली नोज दैट ही इज़ गुड एट इट। बट वही है ना बात, फिर वो अपने पर्सनल गेम पे फोकस करेगा ना, फिर वो कैप्टनसी पे फोकस क्यों करे? तो लाइक सो यू मीन कि ये जो कैप्टनसी चीज़ थी ये थोड़ी हिंडर कर रही थी मतलब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि हार्दिक पांड्या कैप्टनसी की वजह से मुंबई इंडियंस छोड़ के गया था, अब वापस कैसे आ रहा है? अगर कैप्टन नहीं बनने वाला तो क्या लॉजिक हो सकता है इस चीज़ का? मतलब लोग कह रहे हैं कि पैसों के चक्कर में है, वो बेवकूफ़ी है। वंस अगेन सैलरी सेम है, वो ब्रांड एंडोर्समेंट्स अगर एक्स्ट्रा देंगे तो देंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। तो और इतना घर की याद आने लग गई, इतना होम सिकनेस हो गई कि आप कैप्टनसी ही छोड़ दे रहे हो, गिवन कि आप एक नेक्स्ट पोटेंशियल इंडिया कैप्टन बनने वाले हो। नहीं, आई थिंक कुछ ना कुछ बेनिफिट तो इन्वॉल्व है ही है। आई डोंट सी व्हाई अभी उसने फाइनल में लेके गया था, मतलब मेरा पॉइंट ये, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हार्दिक पांड्या चेंज करेगा। जो बंदा इंडिया का कैप्टन बनने वाला है वो सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए उस ड्रीम को नहीं छोड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है कि जो भी ये मूव हुआ है, लाइक मॉनेटरी में भी ना हो, क्योंकि बेसिकली मनी तो सेम ही लग रहा है जो भी इन्वॉल्व है इसमें, बट वो कैप्टनसी वाला पॉइंट होगा ही होगा। क्या मतलब इवेंचुअली उसको बनाएंगे? हाँ, क्योंकि लाइक तो भाई इवेंचुअली बनाएंगे तो इवेंचुअली ही आता फिर टीम में, अभी क्यों आ रहा है टीम में?
अभी अपने इमीडिएट 1-2 साल क्यों गिव अप कर रहा है, क्योंकि 1-2 साल में रोहित शर्मा निकल लेगा इंडिया से भी, तो तभी तो तुम्हें चाहिए एक्सपीरियंस कैप्टनसी का, उसके बाद कब बन के क्या करोगे कैप्टन? राइट, हाँ, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये मूव है एक्चुअली में, तो क्योंकि लॉजिक नहीं है इस चीज में बिल्कुल भी कि क्यों आया है वो। तो हार्दिक पांड्या वाली जो स्टोरी है, आई थिंक वी हैव समड इट अप परफेक्टली, सारे एंगल्स हमने कवर कर लिए एंड अपेरेंटली रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। ये तो भाई, ये अनफॉलो फॉलो कब से, क्या मेजर चीज कब से होने लग गई है ये? भाई, मतलब किसी से गुस्सा हो तो आपने अनफॉलो कर दिया उसे, कब से होने लग गई है इतनी मेजर चीज? क्रिकेटर्स में भी, हाँ वही क्रिकेटर्स में, इट इज अ गेम अबाउट रिस्पेक्ट एंड समथिंग जो भी कहते हैं उसमें, मतलब पॉइंट ये है Gentleman's कि game. थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर हाँ लगता हाँ है हाँ हाँ, थोड़ा सा। बट लेट्स सी क्या एक्चुअली मैंने अनफॉलो करा भी या नहीं करा। नहीं मैं चेक करा, अच्छा कर दिया, जब मैं न्यूज बना रहा क्या था। पहले फॉलो करते थे? वही अब वही वाली बात है, बट आई थिंक करते होंगे यार, ऐसा नहीं हो सकता ये लोग ना करते हो, एकदम कोर टीम के पार्ट है ये लोग। अभी तो नहीं कर रहे फिलहाल, तो मतलब अनफॉलो करा है, कर दिया, पर क्यों करा है भाई फिर? है भाई अजीब चीज़ है ये, एंड मतलब अगर ये चीज़ है एक्चुअली में अनफॉलो करे तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है आपस में। एक ये बीच में वो हुआ था ना कि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले जब कोहली को वो कुछ मैचेस नहीं खिला रहे थे और जब ये चल रहा था कि बीसीसीआई इसके अगेंस्ट हो गई है, उस टाइम पे एक बहुत वेरी स्लाइट बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोहली ने इंडियन क्रिकेट टीम को अनफॉलो कर रखा था। हाँ मैंने देखी थी वो चीज़, और पर वो 1-2 दिन में वापस करने लग गया था, तो आई थिंक कुछ या तो ग्लिच विच पता नहीं क्या था वो, बट क्रिकेटर्स ये सब करते हैं कि पीआर टीम करती है सब पता, आई थिंक कुछ ना कुछ वो तो होता ही होगा यार से क्रिकेटर्स का भी, लाइक पता नहीं भाई। पीआर टीम भी एक इतनी बड़ी चीज़ है, क्या उनके पास इतना राइट होता है ये चीज़ करने का कि, क्योंकि हार्दिक पांड्या को भी अनफॉलो करना बड़ी चीज़ है, और जब इतने रूमर्स चल रहे हैं उसी टाइम पे ये चीज़ होना, दैट मीन्स कि आप और फायर ऐड कर रहे हो, फ्यूल ऐड कर रहे हो फायर में। तो अगर पीआर टीम्स भी कर रही है, आई डोंट थिंक कि ऐसा हो सकता है कि इसमें उस प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसे वो रोनाल्डो के लिए कहते हैं। रोनाल्डो का तो आई डाउट कि पीआर करती है भाई, अभी उसने फिर से वही आदमी के लिए कहा था जो कहता है हाँ वो तो वो खुद ही कर रहा है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर पीआर भी करती है, आई डोंट थिंक सो कि वो बिना प्लेयर के कुछ अप्रूवल के इतनी मेजर चीज कर सकते हैं। पॉसिबली, मतलब ये इतना क्योटिक है, बट हाँ हमने बुमराह, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या तीनों का केस मुंबई इंडियंस से रिलेटेड कवर कर लिया है यहाँ पे। अब लास्ट केस जो बचता है वो है कि अगर बुमराह छोड़ता है तो क्या वो आरसीबी जा सकता है? डू यू थिंक दैट इज अ गुड लोकेशन फॉर हिम टू सेट हिज कैंप? फॉर हिम, हाँ फॉर हिम तो आई डोंट थिंक सो, हाँ। क्योंकि ट्रॉफी आपको वहाँ मिलेगी नहीं, और मुंबई में आप जेन्युइन चांस होता है आपको देखो ऑनेस्टली अगर बुमराह के लेवल का प्लेयर जा रहा है तो वो किसी टॉप क्लब में ही जाएगा। हाँ राइट, जो कि टाइटल कंटेंडर्स होंगे, विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू क्लब्स लाइक पंजाब एंड एसआरएच टाइप। तो आई थिंक कितने ऑप्शंस रहते हैं, सीएसके, आरसीबी टाइटल कंटेंडर्स तो कभी नहीं होंगे, लेकिन ब्रांड वैल्यू, विराट कोहली वगैरह है साथ में, तो वो उनके पास वो कोटा है, टैक्स है उसके पास। केकेआर मैं कह देता पर्सनल मैच चक्कर में, लेकिन केकेआर भी चांस नहीं है। ऑल्दो केकेआर मतलब विद गंभीर अगर आने वाले टाइम पे दोबारा अपने ग्लोरी रीगेन करते हैं तो दे विल बिकम अ टॉप क्लब वंस अगेन। बट अभी हाँ एज ऑफ नाउ तो रियलिस्टिकली मुंबई के अलावा चेन्नई सबसे अच्छा ऑप्शन है। बट आई थिंक आरसीबी का चांस ज़्यादा रहेगा। व्हाई डू आई से दैट? आरसीबी का अगर आप अभी नोटिस करो ना, जो उन्हें लिस्ट निकाली है रिटेन प्लेयर्स की और जो उन्हें रिलीज करें, लिटरली बॉलिंग लाइनअप उन्हें अपनी पूरी परचेज करनी पड़ेगी ऑक्शन में। और अगर आपको एक इंडियन बॉलर मिल रहा है, द बेस्ट इंडियन बॉलर इन द बिजनेस राइट, तो क्यों नहीं लेंगे वो? राइट, क्यों नहीं लेंगे भाई? तो आई थिंक आरसीबी को जिस चीज़ की ज़रूरत है ऑक्शन में और जो बुमराह लेके आ रहा है टेबल पे, वो परफेक्ट मैच है। और वो मतलब सीएसके डज नॉट रियली नीड हाँ बुमराह, राइट। डू यू वांट बुमराह? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट्स बुमराह, बट क्या अगर बुमराह नहीं आता तो तुम आईपीएल नहीं जीत सकते? तुम फिर भी जीत सकते हो। आरसीबी के पास अगर एक जेन्युइन इंडियन पेसर नहीं आता टॉप क्लास का, तो वो जेन्युइनली नहीं जीत सकते भाई आईपीएल। दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर बॉलिंग लाइनअप राइट नाउ। तो आई थिंक द काइंड ऑफ नीड दैट आरसीबी हैज एंड व्हाट बुमराह ब्रिंग्स टू द टेबल, वो परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए, विच इज व्हाई आई थिंक ये रूमर को काफ़ी वो भी मिल रही है, फायर भी मिल रही है। एंड आई थिंक अगर ये होता है तो ये हार्दिक पांड्या से भी ज़्यादा शॉकिंग है भाई। अगर डू यू थिंक होगा एक्चुअली में? देखो कुछ तो नॉट जस्ट टू आरसीबी, आई एम सेइंग कि क्या मुंबई छोड़ के जाएगा वो? कुछ तो गड़बड़ है। और अगर वो चुप बैठ के भी कर रहा है और मुंबई में रह रहा है तो भी इट इज नॉट अ गुड थिंग। अगर वो इफ ही इज नॉट हैप्पी एंड समथिंग लाइक दैट।
एक तो ये जो मुंबई का पूरा था ये तो जेन्युइन है कि एक बहुत फैमिली कल्चर रहता है सीएसके और मुंबई में प्रेडोमिनेटली, कि बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं अपने लेजेंड्स को और बहुत अच्छी प्लानिंग करके चलते हैं, स्काउटिंग बहुत अच्छी करते हैं प्लेयर्स की, विच इज़ वाई दे हैव सो मेनी टाइटल्स। बट ये पिछले 2-3 हफ्ते में वो फैमिली कल्चर पे बहुत सवाल उठ रहे हैं भाई, चाहे वो रोहित शर्मा का एंगल हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या का हो, या फिर अब बुमराह का हो। ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ये एकदम से सो के उठा और मैंने देखा कि ये बुमराह ने भी अब शुरू कर दिया सब। तो कुछ तो बात चल रही है, थोड़ा अनरेस्ट तो है फॉर श्योर अपने इनके जो ड्रेसिंग रूम होगा उसके अंदर। अब कौन क्या प्लानिंग कर रहा है, बिकॉज बुमराह को इन माई ओपिनियन 0 सेंस है बुमराह को रिलीज करने का, 0 सेंस। केकेआर आ जाए भाई अगर इतना है, मैं तो दोनों हाथों जोड़ के तैयार हूँ भाई, केकेआर में ले आओ, इतना अच्छा बॉलर है वो। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं होगी अगर वो जेन्युइनली बुमराह को छोड़ने देते हैं। बट लेट्स सी भाई क्या होता है। आई थिंक आने वाले 1-2 हफ्ते में भी आईपीएल से रिलेटेड काफ़ी कुछ हमें न्यूज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रेड विंडो भी 12 दिसंबर तक ओपन है और फिर 19 को तो ऑक्शन ही होगा। आई थिंक वेरी ईगर टू वॉच कि क्या होता है ऑक्शन में, अब हाइप बन रही है थोड़ी। बट आई थिंक दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेस्ट वीडियो आपके लिए होनी चाहिए वो मोहित दिखा देगा आपको, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो आप इसको भी देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो।